आज की वीडियो में हम गणित सेक्शन का इकाई 1 करेंगे। मैं बता दूं आपको, ये सेकंड ईयर का जो है ये मैथ का सब्जेक्ट है। इससे पहले फर्स्ट ईयर में भी हमारे पास गणित सेक्शन था और उसके 5 यूनिट जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। तो इसको शुरू करते हैं। जो हमारा यूनिट 1 है मैथ का, इसका नाम है गणितीय विचार, मैथमेटिकल रीजनिंग। तो इसके अंदर कोई आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, कुछ भी ऐसा बड़ा सॉल्यूशन नहीं करना, सिर्फ समझना है कि मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व किया कैसे जाता है। ठीक है, तो पहला जो आपका टॉपिक उठ के आएगा सामान्यीकरण की प्रक्रिया, यानी प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन। तो इसके अंदर क्या है आपको मैं बता दूं कि पैटर्न की पहचान और आगमनात्मक तर्क, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज जनरलाइजेशन, मतलब ये मैथ के अंदर सामान्यीकरण का क्या मतलब है। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, ये ऐसे है कि जैसे कोई भी सवाल आपके सामने आता है या बच्चे के सामने आता है तो वो उसको जनरलाइज कैसे करेगा, क्योंकि जब पहली बार कोई क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, फिर हम उसके बारे में कुछ कुछ चीजें मालूम करेंगे, यानी उसको जनरल कर लेंगे, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यही जनरलाइज जो है प्रोसेस हमारी होती है। इसके अंदर क्या होता है, उप विषय संबंधी उदाहरण पहचानना, कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो हमें ये पहचानना पड़ता है उसके अंदर कि उससे रिलेटेड क्या चीजें हमें मालूम है। अवलोकन का पैटर्न पहचानना, कि जो क्वेश्चन है उसमें अगर कुछ पैटर्न दिया हुआ है तो वो कैसा है। पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके निष्कर्ष बनाना और सामान्य करना, कि जितना भी हमारा मतलब पुराना ज्ञान है, जितना भी पता है, वो सारा उस क्वेश्चन पे लगाना और फिर उस क्वेश्चन को जनरलाइज कर लेना। तो इसके अंदर पैटर्न की पहचान का क्या मतलब है, उसका नेचर, आसपास की जो संख्याएं हैं उनको देखना और पैटर्न को जो है वो उसको हम पहचान लेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे उदाहरण देखो, उदाहरण क्या है, सप्ताह के दिन, मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अब हमें पता है कि ये जो सप्ताह के दिन है ये पैटर्न से दिए गए हैं, तो आगे वेडनेसडे के बाद हमारा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ऐसे आएगा। अब एक और देखो आप नीचे यहाँ पर कि किसी पर्दे का रंग, मान लो कोई पर्दा है जिसमें कलर है, पहले पीला है, फिर हरा है, फिर पीला, फिर हरा। आगे अब हम इस पैटर्न को पहचान चुके हैं कि ये जो हमारा बड़ा सा पर्दा लटका हुआ है ये कलरफुल है, इसमें पहले पीला रंग भरा हुआ है इतना, फिर हरा है ना, फिर पीला, फिर हरा, तो फिर दोबारा पीला आएगा, फिर हरा आएगा। तो इस तरीके से हमने पैटर्न को पहचान लिया है। उसी तरह देखो संख्याओं का पैटर्न क्या होता है, जैसे 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16। तो ऐसे करके इनके बीच का गैप क्या है या फिर यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है आगे, इन पैटर्न्स को पहचानना। और देखो नीचे एक और दे रहा है, जैसे 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, तो अगला पैटर्न क्या होगा। तो इस तरीके से ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन अगर आप आपने कभी किए हो रीजनिंग के मैथ के क्वेश्चन, तो बिल्कुल सेम वैसा ही है। रीजनिंग के मैथ के क्वेश्चन में क्या होता है, इन्हीं संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर हमें आगे के पैटर्न निकालना होता है। ठीक है, और ये जो होता है ना हमारा पैटर्न पहचानना या जनरलाइज जो भी है, ये हमारा पहला चरण होता है मैथ में जब हम रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं। आगे चलते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आगमनात्मक तर्क, यानी कि अब कुछ ना कुछ उसमें हम अपना लॉजिक बिठाएंगे, पैटर्न की पहचान करके एवं विश्लेषित करके सामान्यकृत रूप देना, कि अब हमने पैटर्न पहचान लिया, अब उसको सामान्य रूप देंगे, उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं दैनिक जीवन में हम आगमनात्मक तर्क कैसे करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल है कि एक लड़के ने थोड़ी ऊंचाई से गेंद फेंकी, मतलब आगमनात्मक तर्क का मतलब होता है लॉजिक बिठाकर हम आंसर निकाल लें। जैसे देखिए उदाहरण कि एक लड़के ने थोड़ी ऊंचाई से गेंद फेंकी तो गेंद थोड़ी उछली, ठीक है, फिर उसने थोड़ी और ऊंचाई से गेंद फेंकी तो गेंद थोड़ी और उछली, अतः उसने ये तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकाल लिया, मतलब अब उसका ये निष्कर्ष उसको खुद ही मिल गया है कि जितनी ऊंचाई से गेंद को फेंकेंगे गेंद उतनी ही ऊंची उठेगी। तो ये उसका आगमनात्मक जो है वो तर्क था। तो अगर हम, ये तो थी दैनिक जीवन का एग्जाम्पल। देखिए मैथ्स में ना, और मैथ ही क्यों, हर सब्जेक्ट में मैं कहती हूँ एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो। अब यहाँ पर मैथ के अंदर देख लेते हैं आगमनात्मक तर्क का जो एग्जाम्पल होगा वो कैसे होगा, कि 10 से गुणा अथवा 100 से गुणा का पैटर्न खोजने में आगमनात्मक तर्क का प्रयोग। देखिए कि जब हमने 8 को 10 से गुणा किया तो ये जो 0 है वो 8 में जुड़कर 80 बन गया। वैसे ही 7 के साथ 70
वैसे 18 के साथ 180, यानी जब हम 10 से हम किसी भी संख्या को 0 कर रहे हैं तो उस संख्या में एक 0 ऐड हो जा रहा है। तो अब हम आगे ये जो 18 से 10 ये है, अब हम इसे 8 तो कर लिया, 9 से भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम 9 के साथ 0 लगा देंगे। हमें मालूम है कि 10 से गुना करना है यानी 1 0 बढ़ाना है। उसी तरह 100 से करने पे 2 0 बढ़ाने हैं। किसी भी संख्या को हम 100 से करेंगे 2 0 बढ़ जाएंगे। तो हमने क्या किया, इस पैटर्न में हमने खोज लिया कि यहाँ पर हमने आगनात्मक अपना तर्क लगा लिया कि हम 10 से अगर किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो 1 0 बढ़ाएंगे, 100 से करेंगे तो 2 0। तो ये होता है आगनात्मक तर्क। ठीक है, और देखिए कुछ त्रिभुज बनाकर विद्यार्थियों को दिया जाए। मान लीजिए कुछ त्रिभुज बनाकर विद्यार्थियों को दे दिया, प्रत्येक त्रिभुज के कोण मापने को कहा जाए तो वे प्रत्येक त्रिभुज के कोणों का योग अद्भुत पाते हैं। क्या पाते हैं, वो तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब क्या हुआ, लास्ट में उन्होंने ये निकाल लिया निष्कर्ष आगनात्मक तर्क द्वारा कि कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 होगा। तो ये हमारा आगनात्मक, ठीक है, होता है। आगनात्मक तर्क जो होती है वो होती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे हमारा सामान्यीकरण को प्राप्त करने के चरण। कई चरण होते हैं कि सवाल जब सामने आता है तो आते ही हमारे लिए जनरलाइज नहीं हो जाता कोई भी प्रॉब्लम, तो उसमें भी कुछ चरण होते हैं, स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन करना, हम उसको देखते हैं, पैटर्न की पहचान करते हैं, फिर आगनात्मक तर्क लगाते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टॉपिक में भी है सिलेबस में। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल से समझा दिया है। कल्पना का निर्माण करते हैं, इमेजिनेशन, और फिर कल्पना का सत्यापन की जो हम सोच रहे हैं क्या ये बिल्कुल ठीक है या नहीं, और लास्ट में वो हमारे लिए जनरलाइज हो जाता है। अब देखिए जनरलाइज का महत्व क्या है हमारे मैथ में। यह प्रक्रिया तर्क संगत रूप में चलती है, यह अवलोकन व चिंतन पर बल देती है, ये पूर्व ज्ञान का उचित प्रयोग करती है, कल्पना निर्माण में सहायक है, कल्पना को सत्यापित करती है, गणित पर विश्वास जो है वो उत्पन्न करती है, प्रोत्साहन को अनुभव देती है, बौद्धात्मक जो विकास होता है वो लाती है, और प्राथमिक कक्षाओं के लिए भी ये उपयोगी होती है। तो ये महत्व है, वैसे आता नहीं है बट अगर क्वेश्चन में आ गया तो आप इन पॉइंट्स को वहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा गणित की संरचना, अभिग्रहित, परिभाषाएं और प्रमेय। 3 चीजें पढ़ेंगे हम, एक्सियम्स, डेफिनेशन और थ्योरम। तो अभिग्रहित क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रकथन होते हैं जो सिद्ध किए बिना ही स्वीकार किए गए हैं, अभिग्रहित अथवा अभिधारणा कहलाते हैं। ये अनिश्चित होते हैं, इन्हें पोस्टुलेट्स भी कहा जाता है। देख लीजिए वे प्रकथन जो हाँ 2 चीजें हैं यहाँ पर। पहली चीज तो हमारा ये जो सिलेबस में है एक्सियम यानी अभिग्रहित। तो अभिग्रहित का मतलब ये होता है हम उसको सॉल्व नहीं करते, हम पहले से ही मान के चलते हैं कि हाँ भाई ये माना गया है कि मैथ में अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो ये एक चीज है जो मानी गई है। तो ये होता है हमारा अभिग्रहित। अगर ये ज्यामिति से संबंधित होती है तो हम इसे अभिधारणा बोल देते हैं। अगर ज्योमेट्री से संबंधित कोई स्टेटमेंट है तो हम उसे पोस्टुलेट या फिर अभिधारणा बोल सकते हैं। वे प्रकथन जो सर्वमान्य सत्य हो, सर्वमान्य यानी सभी मानेंगे, और जो केवल ज्यामिति से संबंधित ना हो उन्हें हम अभिग्रहित कहेंगे। तो अगर ज्योमेट्री से रिलेटेड है तो हम उसे अभिधारणा बोलेंगे, लेकिन ओवरऑल है तो हम अभिग्रहित यानी कि एक्सियम जो हमारा सिलेबस में टॉपिक है वो कहेंगे। तो आप अगर अभिधारणा नहीं भी याद रखते हैं तो सिर्फ अभिग्रहित याद रखिए। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि अभिग्रहित और अभिधारणाओं में अंतर क्या होता है। उदाहरण के लिए देखेंगे, चलते हैं आगे। अभिधारणाएं आपको पता है ज्योमेट्री से रिलेटेड होगी, तो ये कोई भी एक रेखा बिंदुओं का समुच्चय है जिसे कम से कम 2 बिंदु कहते हैं। तो ये देखिए ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ये सर्वमान्य सत्य है कि अगर हम 2 रेखाओं को जोड़ दें, यानी कि जो रेखा होती है इसमें 2 बिंदु तो जरूर होंगे, हालांकि इसमें बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं लेकिन 2 बिंदुओं के बिना तो कोई रेखा बनेगी ही नहीं। यहाँ पर है एक ही वस्तुओं के 2 गुणे परस्पर बराबर होते हैं, कि अगर एक ही वस्तु का 2 गुना कर दें मतलब सेम टू सेम तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये तो सामान्य सी बात है। यहाँ पर फिर से दे रखा है कि एक सरल रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल अगर कोई रेखा ऐसी है तो उसे कितना भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है, इसलिए ये हमारा पोस्टुलेट हो गया। इधर है एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर आधा बराबर होगा, कि अगर 2 वस्तुएं समान है अगर उनको आधा आधा कर दे जाए तो वो दोनों बराबर होंगे, सीधी सी बात है। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये देखिए ये यूक्लिड ने दिया है, तो यहाँ पर साथ में मैंने नाम भी लिखा हुआ है साइंटिस्ट का, साइंटिस्ट तो नहीं मैथमेटिशियन। उसके बाद यहाँ है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो
और दोनों आसन कोणों का योग क्या होगा 180 होगा। जैसे ये एग्जाम्पल देखो, एक लाइन पे अगर एक विकर्ण खड़ी हो तो दोनों का जोड़ क्या होगा 180 होगा। और देखो नेक्स्ट, किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर त्रिज्या ले वृत्त खींचा जा सकता है। अगर हम किसी बिंदु को केंद्र मान लें और फिर त्रिज्या लेकर खींच दे तो वो वृत्त बन जाएगा, ये भी यूक्लिड ने बोला। उसके बाद इधर देख लेते हैं कि एस ए एस यदि नियम में त्रिभुज को दी जाए तो इसके जो भुजाएं हैं दो भुजाएं और जो तथा अंतर कोण जो एक होता है वो एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, तो वो ऐसे क्या हो जाता है सर्वांग सम हो जाता है वो ट्राइंगल आपस में। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एक्सियम से अभिग्रहित या फिर अभिधारणा है जो हम मानते हैं, हमें जो है इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि एक लाइन में दो बिंदु होने ही चाहिए, सबको मालूम है, पूरी वर्ल्ड में इनको मान्यता दी जाती है। तो ये हमारे एक्सियम्स होते हैं। आगे देखते हैं डेफिनेशन यानी परिभाषा। तो एक प्रकथन जो शब्द अथवा शब्दों के समूह को अर्थ प्रदान करे वही परिभाषा होती है। हम कई चीजों की परिभाषाएं करते हैं हिंदी में और अदर सब्जेक्ट में तो हम डेफिनेशंस करते ही हैं। तो डेफिनेशन एक्चुअल में होती क्या है कि शब्दों का समूह होता है जो अर्थ प्रदान करते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पर मैथ की बात हो रही है तो हम मैथ से रिलेटेड ही करेंगे। जो मस्तिष्क में पूर्ण प्रत्यय का आधार भी तैयार कर देती है, मतलब डेफिनेशन कहीं ना कहीं पूरा कंसेप्ट भी क्लियर करती है। आवश्यकता पड़ने पर इसमें आकृतियों का समावेशन भी हो सकता है, डेफिनेशन के अंदर हम सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं परिभाषा के प्रकार क्या है। यहाँ पे कई टाइप की हमारी डेफिनेशंस दी हुई है। पहला फिलोसफिकल डेफिनेशन है, दार्शनिक परिभाषा। देखिए आपके सिलेबस में टॉपिक है परिभाषा, तो इसके टाइप भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको छोड़ेंगे नहीं। तो दार्शनिक परिभाषा ये केवल शब्दों या भाषा से बनी होती है, इन्हें समझना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि फिलोसफिकल लैंग्वेज होती है। जैसे कि बिंदु और क्या सीधी रेखा की परिभाषा जो होती है वो हमारी फिलोसफिकल होती है। उसके बाद आता है निवेचनात्मक परिभाषा, एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशन। तो इसमें क्या होता है, शब्दों के साथ साथ उचित एवं अंकित चित्र अभिप्रयोग होता है, ये सरल होती हैं। जैसे कि त्रिज्या खंड की परिभाषा, जैसे कि त्रिज्या खंड की परिभाषा में क्या करेंगे, त्रिज्या बनाकर उसमें जो हमें दिखाया जाएगा कि ये त्रिज्या की परिभाषा होती है, या त्रिज्या जो होती है वो किसी वृत्त का आधा हिस्सा जो होता है वो लाइन होती है। उसके बाद अनिवार्य परिभाषा, एसेंशियल डेफिनेशन, ये मूलभूत प्रत्ययों को बताती है, विद्यार्थियों को याद करनी ही होती हैं ये। जैसे कि आयत की परिभाषा क्या है, आमने सामने ये जो उसकी भुजाएं हैं वो बराबर होगी। या सम चतुर्भुज की परिभाषा है, तो ये सब सरल होती हैं। तो परिभाषा के गुण आपने देखे कि क्या होना चाहिए, परिभाषा के गुण, एक परिभाषा कब अच्छी होगी, जब वह सरल होगी, स्पष्ट होगी और संक्षिप्त होगी। तो इतना आपके लिए बहुत है परिभाषा को जानना। आगे चलते हैं प्रमेय यानी थ्योरम्स। थ्योरम में भी आपके टाइप्स आएंगे। देखिए ऐसे गणितीय कथन जो सत्य सिद्ध किए जा सकते हैं प्रमेय कहलाते हैं, थ्योरम कहलाते हैं। मतलब यहाँ पे मैथ से रिलेटेड ऐसे स्टेटमेंट्स जो ई प्रूव किए जाएं वो हमारे थ्योरम्स होंगे। प्रमेय कथन के दो भाग होते हैं, यदि यानी पूर्व ज्ञान पर आधारित, और तो यानी भाग को हमें सिद्ध करना होता है। ये यदि और तो भी आप समझ जाएंगे आगे। अगर आपने 10th तक मैथ के क्वेश्चंस किए हैं तो अभी से भी समझ में आ रहा होगा। तो पहला है हमारा विपरीत प्रेम यानी प्रमेय, यानी प्रमेयों में दो परस्पर विपरीत प्रमेय हो सकते हैं, कॉन्वर्स। उदाहरण के लिए देखो, मान लीजिए कि थ्योरम है, प्रमेय है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये हमारी थ्योरम दी हुई है। इसका हमें विपरीत प्रमेय बनाना है। तो यदि चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक कूट में बराबर है तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। तो दोनों तो सेम ही बात है, बस यहाँ पे हमने उल्टे तरीके से बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रतिधनात्मक प्रमेय यानी कॉन्ट्रा पॉजिटिव थ्योरम। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए टाइप्स, कि जब प्रमेय में यदि तथा तो भाग को प्रतिवाद रूप में प्रस्तुत किया जाए तो प्रतिधनात्मक कहते हैं। एग्जाम्पल देखो कि प्रमेय है कि वृत्त में यदि दो जीवाएं बराबर हों तो वे वृत्त पर बराबर ही चाप काटेंगी। तो इसका प्रतिधनात्मक अगर हम कॉन्ट्रा वाला करें तो कैसे बन जाएगा कि एक वृत्त में यदि दो जीवाएं बराबर ना हो तो वे वृत्त बराबर चाप नहीं काटती। तो दोनों तो सेम ही बात हुई है ना, प्रमेय तो हुआ दोनों। अब देखो नेक्स्ट प्रतिलोम प्रमेय है ना, रेसिप्रोकल थ्योरम। इसमें क्या होता है, संभव हो तो किसी प्रमेय में दो संख्याओं को परस्पर स्थान बदलकर नया प्रमेय जो है वो प्रस्तुत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए देखो
कि यदि त्रिभुज की दो भुजाएं तथा अंतर कोण दूसरे त्रिभुज की संरत भुजाओं तथा अंतर कोण के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांसम होंगे। कैसे? ऐसे ऐसे साइड एंगल साइड से। लेकिन इसका प्रतिलोम कर दिया जाए, हम उदाहरण कर रहे हैं ना प्रतिलोम का, तो इसमें क्या कर देंगे हम कि यदि त्रिभुज के दो कोण तथा अंतर भुजा दूसरे त्रिभुज संरत कोणों के अंतर भुजा के बराबर ना हो, भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांसम होते हैं ए से। अब हमने क्या कर दिए, पहले तो हम साइड एंगल साइड से कर रहे थे, अभी हम एंगल साइड एंगल से कर रहे हैं, तो दोनों सर्वांसम ना, दोनों त्रिभुज बराबर हैं। तो हम एक तरीके से ना उसको प्रूफ कर, किसी दूसरे तरीके से भी हम प्रूफ कर देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा प्रतिलोम प्रमेय। ठीक है, आगे चलो, अगला टॉपिक है गणितीय कथनों की वैधता प्रक्रिया। यानी कि इसके अंदर दो चीजें और हैं, प्रूफ करना, काउंटर एग्जाम्पल और कंजेक्चर्स। ठीक है, उपपत्ति, प्रत्युदाहरण, अनुमान, इनसे हम क्या करते हैं, गणितीय कथनों की वैधता प्रक्रियाओं को सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं गणितीय कथन होते क्या है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट, आप जरूर सुनेंगे इसको। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होते हैं? एक वाक्य जो या तो सही है या तो गलत है, परंतु सही गलत दोनों नहीं है, उसे कथन कहते हैं। स्टेटमेंट या तो गलत हो सकती है, हम मैथ की बात कर रहे हैं, या तो सही हो सकती है। अगर दोनों हैं तो फिर वो स्टेटमेंट मैथमेटिकल नहीं है। ऐसे कथन जो गणित में स्वीकार्य हैं गणितीय कथन कहलाते हैं। अब आप उदाहरण देखिए, 3 का वर्ग 9 है, सही बात है। 2 का वर्ग 5 है, ये तो गलत है, लेकिन ये स्टेटमेंट तो है ना। मैंने कहा गलत हो सकता है लेकिन स्टेटमेंट होना चाहिए, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट है। लेकिन अब आप तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तो 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एक विषम संख्या है, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि कई बार ये सही भी हो सकती है और कई बार ये गलत भी हो सकती है। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। गणितीय भाषा में विस्मय बोधक, आदेश सूचक और प्रश्नवाचक वाक्यों को कथन नहीं माना जाता। जो जो चीजें हमारे मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होती वो बता रही हूँ मैं आपको। क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि कितना बड़ा, है ना, कितना बड़ा किसी चीज को देखकर, या फिर 5 में 9 जमा करो। देखो यहाँ पे 4 लिखना भूल रही, 5 में 9 जमा करो, ये आदेश दिया जा रहा है, तो ये कोई गणितीय स्टेटमेंट नहीं है। आपका गणित शिक्षक कौन है, नाम पूछ रहे हैं, तो ये भी हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। तो ऐसे जो स्टेटमेंट है वो मैथमेटिकल नहीं होंगे। साथ ही साथ अनुचित समय, जैसे कि आज, कल, बीता हुआ कल, ये सब भी कथन नहीं होंगे। जैसे कल सोमवार था, तो क्या ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है? नो, क्योंकि कल सोमवार था ये केवल मंगलवार को ही सत्य हो सकता है, अतः ये गणितीय कथन नहीं है। अगर हम मंगलवार को बोलेंगे ना कि कल सोमवार था तो ठीक है, लेकिन बुधवार को बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, और ये नहीं होना चाहिए ना मैथमेटिकल जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें। चलो, तो आप ये समझ रहे हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्रूफ, यानी कि उपपत्ति, यानी दिए गए कथन को सिद्ध करने की प्रक्रिया। तो दिए गए कथनों को हम सिद्ध 2 तरीकों से कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड होता है और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, चलो समझ लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, अभिग्रहितों यानी तो एक्सियम्स होते हैं, परिभाषाएं होते हैं, और पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके हम उपपत्ति नियमित की जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक प्रकथन है, मान लो कि 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं के शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, कि अगर हम ऐसे करते हैं तो इधर इधर के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, चित्र को देख लीजिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम पूर्व ज्ञान लगाएंगे कि प्रतिच्छेदी रेखा का शीर्षाभिमुख कोण जो है वो हम ऐसे देखेंगे कि AB एंड CD, और O जो है वो प्रतिच्छेद कर रहा है, तो L1 कह रही हूँ, सॉरी, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 जो है वो बन रहे हैं हमारे पास। सिद्ध युग्म हमें क्या करना है कि एंगल 1 3 के बराबर है, 2 4 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, उपपत्ति, यानी जो हम प्रूफ करेंगे कि AB है, तो क्योंकि प्रतिच्छेदी विकर्ण आ रहा है तो ये दोनों 180 होने चाहिए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होना चाहिए, 180। देखिए यहाँ पे 180 होगा, मैंने 18 लिख दिया गलती से। ये पूर्व ज्ञान रैखिक युग्म है, यानी हम अपना पिछला जो ज्ञान है उसे यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, CD रेखा है और इस पर एंगल 2 और 3 है, जो कि टोटल मिलाकर 180 और यहाँ। अब लास्ट में देखेंगे हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये हमने यहाँ पर निकाला। तो सेम इसी तरीके से एंगल 1 बराबर में एंगल 3 हो जाएगा, और जैसा इसका कॉन्ट्रावर्स कर देंगे तो हम एंगल 2 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड से हमने प्रूफ कर दिया। तो यही था हमारा प्रूफ करने का डायरेक्ट मेथड। अब देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड क्या है।
तो अप्रत्यक्ष जो विधि है, जो कथन प्रत्यक्ष विधि से सिद्ध नहीं किए जा सकते, उन्हें हम इससे करते हैं, अप्रत्यक्ष विधि से। इसमें क्या होता है, उदाहरण देखिए, एक प्रकथन है कि यदि n2 विषम पूर्णांक है तो n भी विषम पूर्णांक होगा, ये कह रहे हैं ऐसा। तो अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग, कि माना जो हमारा n2 विषम पूर्णांक है तथा n विषम पूर्णांक नहीं है, कल्पना कर लो। तो जब हम इसको सॉल्व करने में नीचे लेकर आएंगे, तो यहाँ पर मैंने सॉल्व करके एग्जाम्पल दे रखा है कि n माइनस जो है, n बराबर जो है वो सम है मान लो, ठीक है। उसके बाद n बराबर 2 के धनात्मक पूर्णांक k के लिए अब n2 जो बराबर हो जाएगा वो 4k स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर 2k स्क्वायर, तो n2 जो है वो यहाँ पर सम पूर्णांक आ गया। अब जो है हम कल्पना का अंतर्विवाद करते हैं कि n जो है वो सम नहीं है, अर्थात n2 जो है वो विषम पूर्णांक है, तो तभी तो जो n है, n भी विषम ही पूर्णांक है। तो इस तरीके से हमने इनडायरेक्टली सिद्ध किया, जैसे वहां पर था विषम विषम, तो हमने उसको सम करके प्रूफ कर दिया, तो ये हमने इनडायरेक्टली इसको प्रूफ किया है। तो प्रूफ करने के दो तरीके यहाँ पर है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि। दोनों की डेफिनेशन और एग्जाम्पल भी मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा काउंटर एग्जाम्पल यानी प्रत्युदाहरण। तो ये कैसा एग्जाम्पल होता है, देख लीजिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि किसी भी कथन को सत्य सिद्ध करने के लिए एक उदाहरण या कुछ उदाहरण पर्याप्त नहीं होते, ठीक है, जबकि केवल एक उदाहरण कथन को सत्य असत्य सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। ऐसे उदाहरण को ही प्रत्युदाहरण कहते हैं। मतलब किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए हमें बहुत सारे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, लेकिन कहीं भी वो एग्जाम्पल जो वहां पर फिट नहीं बैठा तो वो हो जाता है हमारा काउंटर एग्जाम्पल। जैसे कि प्रकथन है कि दो अभाज्य संख्याओं का योग्य भी जो योग्य है वो अभाज्य नहीं होता, लेकिन अगर हम इसका प्रत्युदाहरण कर दें तो 2 + 3 5 हो गया, ये तो अभाज्य है ना, क्योंकि देखो 2 अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है। और इन्होंने कहा था कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग अभाज्य नहीं होता, जबकि हमने जो आंसर निकाला वो भी अभाज्य है। तो ये कैसा एग्जाम्पल हुआ, हमारा प्रत्युदाहरण हुआ। यद्यपि 3 + 5 8 है, 5 + 7 12 है, मतलब यहाँ पर तो सिद्ध हो रहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग जो है वो भाज्य है, लेकिन हमने जो ये एग्जाम्पल ये 5 वाला निकाला है 2 + 3 करके, ये इसको गलत सिद्ध कर रहा है। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो प्रत्युदाहरण है, काउंटर एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं, अनुमान या फिर कंजेक्चर जिसको बोलते हैं। तो वास्तव में कंजेक्चर जो होता है वो बुद्धि युक्त गणितीय अनुमान होते हैं, जो पैटर्न को देखकर हम तुरंत ही समझ जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, यहाँ पर 1 + 3 + 5 = 9 आ रहा है, 3 + 5 + 7 = 15 आ रहा है। तो इसको ना किस तरीके से पैटर्न में बढ़ रहा है, हम इसको बिना सॉल्व किए भी नीचे आगे कर सकते हैं, सिर्फ पैटर्न को पहचान कर। जैसे यहाँ पे 1 के बाद 3 फिर 5, यहाँ पे हमारे पास एक एक का गैप जा रहा है बीच में, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी देख लीजिए, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ गैप जो है वो बीच में हो रहा है। तो लास्ट आंसर हम यहाँ पे अनुमान लगाकर निकाल लेंगे, जैसा कि गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स वगैरह में बच्चे इसको यूज करते हैं कंजेक्चर को। तो निम्न में से कोई भी कंजेक्चर बन सकता है, जैसे कि यहाँ पे 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग विषम होता है और 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 3 से विभाज्य है। तो इनका भी हम कंजेक्चर या फिर अनुमान लगाकर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा टॉपिक है जो वो है समस्या समाधान, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मैथमेटिक्स। तो विद्यार्थियों के सामने हम वास्तविक जीवन से जुड़े गणितीय समस्याओं को प्रस्तुत करते हैं और उनके द्वारा तर्क शक्ति, बुद्धि और प्रमेय, यानी जो भी उनकी थ्योरीज वगैरह उनको आती हैं, उससे वो क्या करते हैं, उसका समाधान निकालते हैं। यहाँ पर जो शिक्षक की भूमिका होती है वो पैसिव होती है, निष्क्रिय होती है। यह प्रक्रिया रुचिवान और आत्म प्रेरित होनी चाहिए। समस्या समाधान के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न हम ला सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाइए, एमसीक्यू, गद्यांश आधारित, पैसेज बेस्ड, सिक्कों की पहेली, कॉइन पजल, तथ्य पर पहेली, लॉजिकल प्रॉब्लम, जादुई वर्ड यानी मैजिक स्क्वायर। और उपरोक्त समस्या समाधान गतिविधियों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। मतलब ये जो हमने 5 टाइप के मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, इनमें हम 2 तरीके के क्वेश्चंस बना सकते हैं। एक तो गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव, इसमें क्या आएंगी, परिभाषा, सूत्र, ये सारी चीजें आएंगी। दूसरा होता है मात्रात्मक प्रकार यानी क्वांटिटेटिव क्वेश्चन, जिसमें संख्याओं को गुणा भाग जमा करना होगा। तो इन 2 टाइप के क्वेश्चन हम एमसीक्यू में भी डाल सकते हैं, पजल में भी डाल सकते हैं, उन 5 में हम डाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं,
क्रिएटिव थिंकिंग इन मैथमेटिक्स, ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस यूनिट का, कि गणित में रचनात्मक विचारधारा क्या होती है। तो गणित, ये लास्ट ईयर भी टॉपिक हमने किया था। तो गणित को अधिक रुचिकर यानी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए रचनात्मक तरीकों का प्रयोग, रचनात्मकता के अंतर्गत चाहे कला, शिल्प, चित्र, इन सब का यूज करके हम विषय को क्या करते हैं और आकर्षित बनाते हैं। तो यही होता है क्रिएटिव थिंकिंग इन मैथमेटिक्स। तो आप इसको कैसे कर सकते हो क्लासरूम में, ये जरूर पूछेगा आपसे। तो गतिविधियों द्वारा सूत्र बनाना, मतलब एक्टिविटीज करा के आप उनको फॉर्मूलाज बताएंगे। उदाहरण व गतिविधि द्वारा नियम व संप्रत्यय समझाना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। गणितीय खेल और पहेलियों का यूज करना, लास्ट ईयर हमने खेल और पहेलियां की थी मैथमेटिक्स की। ज्यामितीय निर्माण व संरचना, जो ज्योमेट्रिकल वाला हमारा सेक्शन है मैथ का, वो तो वैसे ही इंटरेस्टिंग होता है और आर्ट से रिलेटेड होता है। ज्यामितीय प्रतिरूप बनाना, संख्याओं के प्रतिरूप बनाना, और दैनिक वास्तविक जीवन से जुड़े गणितीय समस्याएं देना, और वैकल्पिक विधियों द्वारा समस्याओं का समाधान करना, वहां पर हम बच्चों को सिखाते हैं। तो ही हमारा जो मैथमेटिकल जो है वो क्रिएटिव होता है थोड़ा, और बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। तो ये आपका यूनिट जो है यहाँ पर लास्ट टॉपिक के साथ ही खत्म हो। वीडियो में हम मैथ सेकेंड ईयर का यूनिट 2 करेंगे। इससे पहले यूनिट 1 हम कर चुके हैं, अब बारी है यूनिट 2 की, और हम कर रहे हैं डीएलएड सेकेंड ईयर। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखते चले, मैं टॉपिक वाइज जो है सारी आपके टॉपिक यहाँ पर क्लियर करूंगी विद एग्जाम्पल्स, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में भी देखा है कि मैथ के पेपर में एग्जाम्पल्स भर भर के पूछे हैं, मतलब क्वेश्चन में बोल के पूछे हुए हैं कि उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। और अगर नहीं भी पूछा हो उदाहरण स्पेशली, तो भी आप क्या करेंगे, उदाहरण देंगे अगर आपको आते हैं तो। वैसे तो एग्जाम्पल्स पूछेगा ही क्वेश्चन, नहीं भी पूछता तब भी आप जब डीएलएड सेकेंड ईयर में मैथ का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो एग्जाम्पल्स जरूर लिखेंगे। और एक्टिविटीज भी खूब आती हैं, तो मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगी मैथ्स की, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी कि कौन सा टॉपिक एक्टिविटी कौन सी होनी चाहिए जिससे बच्चे सीखेंगे, किस एक्टिविटी से कौन सा टॉपिक समझाया जाए। ये जो है क्वेश्चंस बहुत आते हैं मैथ के जो टेस्ट होता है या पेपर होता है उसमें। तो मैं मैथ का पेपर भी यहाँ पर डिलीवर कर दूंगी। फिलहाल हम सिलेबस पे ध्यान देते हैं और शुरू करते हैं यूनिट 2, जिसका नाम है बीज गणितीय विचारशीलता, अलजेब्रिक थिंकिंग। तो यहाँ पर अलजेब्रा की जो मैथ होती है उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। कोई मुश्किल चीज नहीं है, आपको कोई बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं है, ये आप भी जानते हैं फर्स्ट ईयर पढ़ के। आपको सिर्फ तरीके पता करने हैं जिससे आप बच्चों को पढ़ाएंगे, और कॉन्सेप्ट नॉलेज तो आपको भी होनी ही चाहिए। ठीक है, अब ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है कि आपको जमा घटा ही ना आए या छोटे मोटे फ्रैक्शन ना आए, ऐसे काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल में फिर आपको वहां पे दिक्कत आ सकती है। फिर एग्जाम्पल्स जो है आपको रट के जाने पड़ेंगे। हालांकि यदि आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी एग्जाम्पल डाल सकते हो अगर आपको आता है। तो पहला जो टॉपिक है इस यूनिट का वो है संख्या प्रतिरूप बीजीयकरण। संख्या प्रतिरूप, संख्याएं क्या होते हैं, नंबर्स। तो नंबर्स को हम क्या करेंगे, उनका प्रतिरूप जानेंगे, पैटर्न जानेंगे, किस तरीके से जो नंबर होते हैं वो प्रतिरूप के रूप में आते हैं हमारे सामने, और फिर उसको हम कैसे बीजीयकरण करेंगे, उसको अलजेब्रिक फॉर्म में हम कैसे लेके आएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं संख्या प्रतिरूप क्या है। संख्याओं के प्रयोग से जाहिर सी बात है नंबर्स का यूज होगा। तैयार प्रतिरूपों को, जो प्रतिरूप तैयार होते हैं, पैटर्न तैयार होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, संख्या प्रतिरूप कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे संख्या प्रतिरूप है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जा सकता है। ये आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके का पैटर्न है कि +2 चल रहा है यहाँ पे, 2 + 2 4, फिर +2 करेंगे तो 6, फिर +2 करेंगे 8। तो +2 के हिसाब से ये एक तरह से प्रतिरूप है संख्या का, रिपीट हो रही है चीज, हर 2 के बाद चीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो संख्या का पैटर्न है या प्रतिरूप है वो +2 है। तो इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी एक प्रतिरूप है, 3 6 9 एंड मतलब ये भी एक प्रतिरूप है जिसमें 3 3 ऐड हो रहा है, 4 4 ऐड भी हो सकता है, या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 2 जा 6, फिर 3 3 जा 9, इस तरीके से कितने भी आप उदाहरण यहाँ पर डाल सकते हो। ये तो बहुत ही ईजी है संख्या प्रतिरूप का उदाहरण देना, मैंने एक यहाँ पे बता दिया है। अब देखिए इसका बीजीयकरण कैसे होता है। ऐसा प्रस्तुतिकरण, ऐसी प्रेजेंटेशन जहां पर चरों का प्रयोग किया जाता है। चर क्या होते हैं अभी आगे आपको बताती हूँ, लेकिन आपको याद रखना है सिर्फ संख्याओं से काम नहीं चलेगा। ऐसा प्रस्तुतिकरण हो जहां पर चरों का प्रयोग हो,
तो वो कहलाता है बीजगणितीयकरण, तभी वो अलजेब्रा में शामिल किया जाता है। ठीक है, क्या होता है चर और अचर, ये दो वर्ड अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी यूनिट में, लेकिन यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ी इसलिए मैं थोड़ा समझाऊंगी। एक और टॉपिक है आपका कार्यात्मक संबंध, जो बिल्कुल यहीं पे क्लियर हो जाएगा। बीजगणितीयकरण दो या दो से अधिक राशियों के संबंध को दर्शाता है। जो अलजेब्रा है वो क्या दर्शाता है, दो राशि, दो चीजें होंगी, उनके बीच में रिलेशन क्या है वो बताता है। इसी संबंध को, और ये जो रिलेशन होता है ना दोनों राशियों के बीच में अलजेब्रा में, उसे हम कहते हैं कार्यात्मक संबंध। ठीक है, ये टॉपिक है आपका इसी यूनिट का है। इस संबंध को व्यक्त करने के लिए, अब ये जो रिलेशन है, मान लीजिए दो राशियां हैं, कुछ भी है, 2 है, a है, x है, 3 है, कुछ भी है, दो राशियां हैं, उनके बीच में जो रिलेशन है वो होता है कार्यात्मक संबंध। और इसको व्यक्त करने के लिए यानी लिखने के लिए हमें निश्चित और अनिश्चित मानों का प्रयोग करना पड़ता है। या तो कुछ चीजें हमें बिल्कुल पता होगी, दूसरी चीज हो सकता है हमें एग्जैक्ट ना पता हो। ठीक है, तो इन दोनों का हम यूज करेंगे। निश्चित तथा विचारणीय मानों को हम अचर कहते हैं, यानी जो हमें पता हो बिल्कुल कि टू ही है ना, तो वो होते हैं हमारे कांस्टेंट यानी कि अचर। और जो विचारणीय मान होते हैं, मतलब जो हमने सोच लिया, मान लिया, मतलब एग्जैक्ट हमें नहीं पता, वो होते हैं हमारे चर यानी कि वेरिएबल। अगला टॉपिक आपका चर और अचर ही है, वहां पर ये चीज और क्लियर हो जाएगी। तो दो राशियां होती हैं, एक तो हमें बिल्कुल पता होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, दूसरी हमें माननी पड़ती है, जिसे हम एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी मान लेते हैं। और इन दोनों के बीच असंबंध होता है कार्यात्मक संबंध। इसे लिखने के लिए हमें निश्चित और अनिश्चित मानों का प्रयोग करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। चरों को अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। बिल्कुल, जो चर होते हैं उन्हें हम मतलब अक्षर हो सकते हैं, अक्षरों से दर्शा सकते हैं, जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी आप मान सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मानना है। ठीक है, तो आप कुछ भी माने, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, क्योंकि हमें मानना है, हमें नहीं पता एग्जैक्ट क्या है, तो वो होते हैं हमारे चर यानी वेरिएबल, इसको इंग्लिश में कहते हैं। समीकरण, जो भी समीकरण होती है, इक्वेशन होती है, उसके अंदर अज्ञात राशि को ही चर द्वारा और ज्ञात राशि को अचर द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अचरों और जो संख्या जो वास्तविक और अपरिवर्तनशील होती है। चर हमने देख लिया, अचर क्या होते हैं, जो वास्तविक होते हैं, रियल होते हैं, अपरिवर्तनशील, जिसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। 2 रहेगा, 1 है, 10 है, तो इसके द्वारा इसे दर्शाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दो वर्गों के अंतर को ऐसे व्यक्त किया जाता है, a² माइनस b², ये फॉर्मूला भी आपने पहले किया होगा, इक्वल्स टू a माइनस बी और a प्लस बी। कार्यात्मक संबंध देखिए, अगला टॉपिक आपका फिर से आ गया, मैं पहले ही समझा चुकी हूँ, इसे दोबारा देख लेते हैं कि दो राशियों में जो संबंध होता है, और ये स्पष्ट तभी होता है जब वह एक सामान्य बीजीय नियम के रूप में व्यक्त किया जाता है। संबंध क्या होता है ये तो पता चल गया कि दो राशियों के बीच का ये संबंध है, लेकिन ये स्पष्ट कब होगा, सरल कब होगा, जब हमें सामान्य बीजीय नियम के अनुसार इसको हल करेंगे, तब जाके हमें जो आंसर मिलेगा वो उसका रिलेशन हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। उदाहरण के लिए देख लीजिए, रूही की आयु अपने भाई की मौलिक आयु से 4 वर्ष अधिक है। रूही है कोई, उसकी जो आयु है, एज है, वो अपने भाई से 4 वर्ष ज्यादा है। अब अवलोकन क्या है कि प्रत्येक वर्ष जो है रूही व मौलिक की आयु का अंतर क्या रहेगा, 4 वर्ष रहेगा। हर साल वो 4 वर्ष ही उनके बीच में डिफरेंस रहेगा। तो अब हम कार्यात्मक संबंध कैसे निकालेंगे, जो एग्जैक्ट होगा, रूही की आयु माइनस मौलिक की आयु। अगर हम रूही की आयु से मौलिक की आयु माइनस कर दे तो आयु हमारी क्या है, 4। यानी इन दोनों ए बीच का संबंध क्या है, ये जो दो राशियां हैं, रूही की आयु और मौलिक की आयु, इन दोनों के बीच का संबंध ही तो कार्यात्मक संबंध है, और इनके बीच का अंतर क्या है, 4। तो ये 4 हमारा क्या है, फिर एक तरह से कार्यात्मक संबंध कह सकते हैं हम इसे। आगे देखिए, कार्यात्मक संबंध का महत्व क्या है, इससे हमें क्या क्या फायदे हैं इसके। राशियों के उपयुक्त संबंध का ज्ञान हो जाता है हमें, इन दोनों राशियों में क्या संबंध है। हम राशियों की तुलना भी कर सकते हैं इजीली। अज्ञात राशियों का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं इसके माध्यम से, यदि हमें संबंध पता हो कि अच्छा 4 का डिफरेंस है तो 4 माइनस कर दो, 2 का डिफरेंस है चलो 2 माइनस कर दो, जब हमें संबंध पता चल जाता है। ठीक है, संख्या प्रतिरूपों में अज्ञात पद ज्ञात करना, जो संख्या प्रतिरूप होते हैं, मिसिंग नंबर आ जाता है कई बार, तो हम कैसे वहां पे, जैसे 2 के बाद 4 है, फिर डैश है, फिर 8 है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम कार्यात्मक संबंध निकालेंगे इनके बीच, और जो कि 2 होगा, फिर 2 ऐड करके हम अज्ञात भी निकाल लेंगे। दैनिक जीवन में भी हमें निर्णय लेने में कार्यात्मक संबंध जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है।
तो ये 5 पॉइंट याद रखेंगे इससे मैथ। अगला टॉपिक स्टार्ट हो चुका है आपका अचर तथा चर। ऊपर भी हम अचर और चर की बातें कर चुके हैं, अभी दोबारा कर लेते हैं। टॉपिक में है आपके कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो सबसे पहले चर की बात करेंगे, वेरिएबल्स की बात करेंगे। ये संख्या प्रतिरूप, जैसे 5, 10, 20 को बीजीय रूप, संख्या जो प्रतिरूप है, देखिए 5, 10, 15, 20, 5 आकारात्मक संबंध आ रहा है यहाँ पर, इसको बीजीय रूप द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है अलजेब्रिक फॉर्म में। और अलजेब्रिक फॉर्म में मैंने बताया है आपको कि तब हम मानते हैं जब वहां पर वेरिएबल्स आ जाए, एक्स वाई जेड ए बी सी डी एनीथिंग। तो जब n इक्वल्स टू संख्या का स्थान है, जैसे 5n है, अब n का मतलब क्या है, संख्या का स्थान। अगर मैं 1 रख दूं तो 5 बन जा 5 आएगा, अगर 2 रख दूं n की जगह तो 10 आ जाएगा, मतलब अगला प्रतिरूप आ जाएगा हमारे पास जितनी हम संख्या रखेंगे। चौथा निकालना हो तो 20 आ जाएगा, 5वां निकालना हो तो 25 आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि नीचे मैंने उदाहरण में भी दिया हुआ है। यदि हम n को 1 माने तो पहला प्रतिरूप 5 आएगा, n को 2 माने तो दूसरा प्रतिरूप 10 आ जाएगा, ऐसे ही तीसरा 15, फिर चौथा 20, ऐसे करके हमारे प्रतिरूप संख्या के आते जाएंगे। किसके माध्यम से, वेरिएबल के माध्यम से। यहाँ पे जो n है वो 1 किसी संख्या को दर्शाता है। ये जो n है, देख रहे हैं ना आप, ये वाले n, ये किसी न किसी संख्या को दर्शाता है, 1, 2, 3, कुछ भी। इसका मान निश्चित नहीं है, ये चेंज होता रहेगा, कभी 1 है, कभी 2 है, 3 है, मतलब सिर्फ एक नहीं मान सकते हम इसको, नहीं तो प्रतिरूप हमारा जो होगा पूरा नहीं हो पाएगा ना। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं अचर, कांस्टेंट। तो किसी राशि को व्यक्त करने के लिए केवल चर पर्याप्त नहीं है, सिर्फ ABCD XYZ से तो मैथ में काम नहीं चलेगा। किसी भी राशि, और हमें पता है यहाँ पे 2 राशियां होनी चाहिए तभी काम चल सकता है। तो यहाँ पर 5n में जो चर है वो तो 5 हो गया, n तो हमें पता चल गया वो क्या है, हमारा चर, और वो चेंज हो रहा है, कभी 1, कभी 2, कभी 3। लेकिन इसके अंदर जो अंकीय मान है ना 5, यानी ये जो 5 है ये कांस्टेंट है, और यही हमारा क्या है, अचर। ऐसी एक और एग्जांपल देख लीजिए नीचे, 3p + 1 में p क्या है, चर, और 3 और 1 क्या है, ये जो 3 और 1 है वो है अचर, अंकीय मान, क्योंकि उनका यही है और ये चेंज नहीं हो सकते। 3 3 ही रहेगा, 1 1 ही रहेगा। p की वैल्यू अगर हम डालेंगे तो आगे चल के हमारा जो कार्यात्मक संबंध और आंसर जो है वो अलग आएगा। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा चर और अचर क्या है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सरल रेखीय समीकरण निर्मित करना और हल करना, फॉर्मिंग एंड सॉल्विंग सिंपल लीनियर इक्वेशन। आप पहले कर चुके होंगे मैथ्स में, अगर आपका मैथ का बैकग्राउंड है तो, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी मुश्किल चीज नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है कि जो सिंपल लीनियर इक्वेशन होती है वो बनती कैसे है और उसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले इसके बारे में कुछ बातें देख लीजिए सॉल्विंग की। चर व अचर की मौलिक संक्रियाएं क्या हो सकती हैं, जमा, घटा, गुणा, भाग, ये सबको आती है। इसके द्वारा संबंधित बीजीय व्यंजक, लेकिन जब ये बीजीय रूप में आ जाते हैं अलजेब्रिक फॉर्म में, तो फिर हम इसको तैयार करते हैं सिंपल लीनियर इक्वेशन को। ठीक है, इक्वेशन तैयार करेंगे जो बाद में सॉल्व होगी। अब ऐसे तो नहीं कर देंगे कि 6 + 7, ये तो बच्चों का है बिल्कुल। यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशन में जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार तैयार हुए बीजीय व्यंजकों को, जैसे कि x + y हो गया, 2x + 9 हो गया, 3x/5 + 8 हो गया, और भी बहुत सारे जमा, घटा, गुणा, भाग द्वारा हम समीकरण का रूप दे सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए x + x + x इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 3x। एक और एग्जाम्पल देखिए 8x - 3x क्या होगा अगर हम माइनस करें तो, 8 - 3 और x जो है वो बाहर कॉमन आ गया, उसके बाद 8 में से 3 माइनस किया, 5x आ गया। तो ये उदाहरण होगा इसके। और भी मैंने दे रखे हैं, हमने जमा किया, घटा किया, गुना भी देख लीजिए, 2x की 3 × 3x की 4। अब इंटू करना है तो हम कांस्टेंट को एक साथ कर लेंगे, वेरिएबल्स को एक साथ कर लेंगे और फिर गुना कर लेंगे। उसके बाद 18x डिवाइडेड बाय 3, अब 3 से डिवाइड करना है, फिर से वही करेंगे और फिर इस तरीके से बाय की फॉर्म में लेके कट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 6x। ठीक है, तो ये मैंने चारों बता दिया आपको, जमा, घटा, गुणा, भाग, जो भी सॉल्व किया जाता है। अब देखते हैं कि इसकी विधि क्या है, चरण क्या है, रेखीय समीकरण बनाने की विधि, क्योंकि टॉपिक है हमारा इसको फॉर्म कैसे करें, बनाएं कैसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इसके चरणों को जान ले। 4 चरण है टोटल। पहला है अज्ञात मान को समीकरण का केंद्र माने, कि जो अज्ञात मान है, जो मतलब राशि नहीं दी रही है, जिसके बारे में बात की रही है, उसे आप सेंटर में लेके चलेंगे।
फिर क्या करेंगे, सेकंड नंबर पे दी गई परिस्थितियों के अनुसार, जो भी आपको वहां पे स्थिति दी रही है उसके अनुसार परस्पर चर और अचर में संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे। दोनों में रिलेशंस क्या है ये देखेंगे, कौन सा साइन लगाना चाहिए, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है ये देखेंगे। उसके बाद दायां पक्ष जो होता है राइट हैंड साइड और बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड, अब अलग अलग करेंगे दोनों को और दोनों को बराबर रखकर समीकरण बनाएं यानी इक्वेशन तैयार करेंगे। उदाहरण से देखिए, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो किसी संख्या से 5 अधिक है 20, हमें नहीं पता कौन सी संख्या, उसमें यदि हम 5 जोड़ दें तो 20 आएगा। अब इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए हम किस तरह से समीकरण बनाएंगे देखिए। सबसे पहले अज्ञात संख्या को केंद्र मानना है, तो मान लेते हैं हम s। हमें नहीं पता कौन सी संख्या है वो जिसमें 5 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, हमने s मान लिया। सेकंड नंबर पे हमें संक्रिया का प्रयोग करें, अर्थात मतलब क्या जमा घटा क्या है वहां पे, तो हमें पता चल रहा है कि वहां पे प्लस है, तो 5 को s में अगर हम 5 को जोड़ दें तो s + 5 हो गया, हमारा आधा तैयार हो गया है। अब फिर क्या करना है, यहाँ पे दायां और बायां दोनों पक्षों को हम अलग अलग कर देंगे, अतः लास्ट में क्या होगा, x + 5 तो हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमारा क्या आ जाएगा 20, जो इन्होंने ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समीकरण बना लिया। समीकरण बना है x + y = 20। तो फॉर्मिंग ऑफ द इक्वेशन तो हो गया। अब इसको हल कैसे करना है, बहुत इजी है। x + 5 = 20 है। अब हमें क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड रहने देंगे क्योंकि हमें x निकालना है और इधर कांस्टेंट क्या है आपको पता है, जब हम = के दूसरी साइड जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये +5 था, इधर जाके -5 हो गया। अब x की वैल्यू क्या आ गई 15, तो यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। इस तरीके से जो है इक्वेशन को बनाना है और फिर सॉल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, बीजगणितीय विचारशीलता पर निर्भर गणितीय पहेलियां। अलजेब्रिक जितनी भी पहेलियां होती हैं वो, और किस तरीके से हम बच्चों को पहेलियों के माध्यम से या फिर सिंपल क्वेश्चंस के माध्यम से अलजेब्रा सिखाएंगे, बेसिकली ये है टॉपिक। तो मैथमेटिकल इन्वेस्टिगेशंस, पजल्स दैट रिली ऑन अलजेब्रिक थिंकिंग, जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो समस्याओं को हल करने के लिए चरों और अचरों का प्रयोग करना या सामान्यकृत सूत्र का ही प्रयोग करना बीजगणितीय विचारशीलता है। थिंकिंग क्या है, अलजेब्रिक थिंकिंग यही है, चर और अचर दोनों ही राशियों के संबंध जानना, उसको सॉल्व करना। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के रूप में समस्याएं दी जा सकती हैं। अगर हम बच्चे में अलजेब्रिक थिंकिंग बीजगणितीय विचारशीलता लाना चाहते हैं, जो कि हमारी यूनिट का नाम भी है, तो इसके लिए हम क्या क्या क्वेश्चंस दे सकते हैं बच्चों को, व्यंजकों को हल करना, सीधे इक्वेशन दे दिया सॉल्व करने के लिए, शाब्दिक समस्याओं का बीजगणित रूपांतरण, ये हमने शब्द से कोई क्वेश्चन बोला कि मान लो ये वो, जैसे अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल किया था, और बच्चे जो है इक्वेशन बनाएंगे। शाब्दिक समस्या का रेखीय समीकरण में रूपांतरण, प्रतिरूप बना सकते हैं, पहेलियां, ग्राफ, क्षेत्रमिति समस्याएं, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। उदाहरण में मैं आपको व्यंजकों को हल करना दे रही हूँ एक, जो कि पहला है हमारा, ये जो पहला है ना व्यंजकों को हल करना, कि बच्चों को हम सीधे व्यंजक दे दे और वो उसे हल करेंगे। तो इसी का उदाहरण मैं दे रही हूँ एक, कि यदि p 5 है, p 5 है, तो 6p + 8p - 9 का मान क्या होगा, इसे सॉल्व करो। तो अब बच्चा क्या कर रहा है, p की वैल्यू 5 है, तो जहां भी p वेरिएबल यूज हो रहा है वहां पर क्या मान देगा 5, तो 6p + 8p - 9। तो अब ये p 6 के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इंटू होगा, तो 6 × 5 8 × 5 - 9, क्योंकि p की वैल्यू क्या है 5 है, तो p की जगह पे हमने 5 रख दिया। अब कर लो सॉल्व इसको, 6 × 5 = 30 + 8 × 5 = 40 - 9। अब हमने कौन सा यहाँ पे वो लगाया है, बोर्ड मास का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो लगाया, और सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम ऐड करेंगे, तो हम 30 और 40 को ऐड करेंगे 70, और सब्ट्रैक्ट लास्ट में माइनस करेंगे 9 को, तो 61 आ जाएगा। तो ये उदाहरण हो गया व्यंजकों को हल करने का। आगे देखते हैं, एक और उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको, पहेली हल करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ में पहेलियां भर भर के पूछता है एग्जाम्पल में, तो एक पहेली में यहाँ दे रही हूँ, ऐसे आप और भी पहेलियां अपने खुद भी बना सकते हैं। तो पहेली हल करने के लिए पहेली यहाँ पर है कि निम्नलिखित प्रत्येक चित्र में कुल कितने आयत हैं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आयत कितने हैं ये ज्ञात करने हैं बच्चों को। तो यहाँ पर 2 फिगर है ए और बी, मैं ए के लिए बताती हूँ कि यहाँ पे कितने जो है आयत हैं। तो किस तरीके से सॉल्व होगा ये देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे फिगर में सबसे छोटे आयतों की संख्या, छोटे वाले आयत कितने 1 2 3, और हमने टोटल करके लिख दिया यहाँ पे 3। उसके बाद 2 छोटे आयतों से मिलकर बने आयत, 2 आयतों से मिले तो 8 ये रहा, फिर 2 से मिला 8 ये रहा, 2 हो गए। फिर 3 बड़े आयतों से मिला हुआ आयत,
3 आए तो यही है ना छोटे छोटे, और इससे बना है 8, तो 8 हुआ। अब टोटल कितने आयत हो रहे? अतः चित्र ए में कुल आयतों की संख्या हो गया 3 + 2 + 1 यानी 6। तो ये हो गई पहेली। अलजेब्रिक थिंकिंग के लिए ऐसे और भी पहेलियां हो सकती हैं, ट्रायंगल्स हो सकते हैं, आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। तो ये आपका यूनिट था पूरा अलजेब्रिक थिंकिंग का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको उतने ही सॉल्व करने हैं ताकि आप एग्जाम्पल्स जो है पेपर में लिख के आ सकें और जो आपका एग्जामिनर होगा वो समझ सके कि आपको क्वेश्चन आते हैं। आप एग्जाम्पल ही वहाँ पर आपका ज्ञान शो कर रहे होंगे बेसिकली। आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स एजुकेशन गणित शिक्षण का इकाई 3 यानी यूनिट 3 करेंगे। इससे पहले यूनिट 1 और 2 हम कर चुके हैं। तो यूनिट 3 का जो नाम है वो है व्यवहारिक अंकगणित एवं सांख्यिकी, प्रैक्टिकल अरिथमेटिक एंड स्टैटिस्टिक। अगर आपने 10th मैथ्स पढ़ी होगी तो इन वर्ड से तो आप इंटीग्रेट कर पा रहे होंगे कि ये कौन से वर्ड हैं। सांख्यिकी जो होते हैं इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा आपने और मैथ्स में भी किया होगा। तो इसके अंदर इन्हीं से रिलेटेड जितने भी टर्म होते हैं उन्हें हम समझेंगे और जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है बिल्कुल वैसे ही समझेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपका आता है वो है प्रतिशत यानी परसेंटेज। तो हमारी डेली लाइफ में परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसलिए यहाँ पर भी क्या है बच्चों को सिखाया जाता है एलिमेंट्री तक। एलिमेंट्री के बाद भी 6th 8th तक भी जो परसेंटेज है वो कराया जाता है, इसलिए सेकेंड ईयर में ये टॉपिक आपका रखा गया है। तो यह एक व्यवहारिक उपयोगिता का प्रकरण है, यानी इसको यूज किया जाता है डेली लाइफ में। इसमें लाभ हानि, बट्टा या कटौती, ये सारी चीजें आती हैं। यह भिन्न का ही रूप है जो परसेंटेज होती है, जिसका हर हमेशा क्या होता है 100 बाय 100 करके ही हम जो होता है परसेंटेज निकाल पाते हैं। परसेंटेज जो शब्द है वो लैटिन शब्द है जो कि परसेंटम से बना है और इसका अर्थ है प्रति 100। ठीक है। दैनिक उपयोग व उदाहरण अगर हम देखें तो क्या होता है, आपने सुना होगा 10% दाम में वृद्धि हो गई, 80% अंक आए हैं किसी के। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर होती हैं। 100 में से यदि तीसरे हिस्से की बात की जाए तो हम 3/100 कर देंगे। तो इस तरीके से भिन्न का ही ये रूप होता है प्रतिशत। इसका चिन्ह आप देख लीजिए ऐसा होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो अनुपात क्या होता है, किसी भी दो राशियों के बीच का अनुपात उस पूर्ण या भिन्न संख्या को प्रकट करता है जिससे दोनों राशियों के मध्य का अंतर पता चले। दो राशियां होंगी आपके पास, दोनों के बीच जो अंतर आपको पता चलेगा वो अनुपात से हम निकालते हैं। राशियों का अनुपात जो है वो भाग द्वारा उसकी तुलना करने के लिए काम में किया जाता है। हम दो राशियों को कंपैरेटिवली देखने के लिए हम रेशियो का यूज करते हैं। यह भिन्न का ही एक रूप है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है A/B। ठीक है, A/B लिखा हुआ है, यह अनुपात का साइन होता है। तो इसको हम A/B भी बोल सकते हैं क्योंकि ये भिन्न का ही रूप है। सेम एज इट इज KA/KB को हम A/KB भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रोपोर्शन, समानुपात। ये भी अनुपात का ये उदाहरण है, बट यहाँ पे क्या होता है, दो दिए हुए अनुपात अगर मूल्य की दृष्टि से समान हो तो हम उसे समानुपाती की संख्या दे देते हैं। यह भी अनुपात का ही प्रकार है जो ये स्पष्ट करता है कि दो वस्तु अनुपात समान है, यानी दो चीजें समान रेशियो से आगे बढ़ रही हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3/4 और 6/5 है। तो यहाँ पे जो 3 का रिलेशन है वो 6 से और 4 का 5 से। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, समानुपात को प्रदर्शित करते हैं। अगला जो टॉपिक है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो लाभ है अतिरिक्त राशि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अतिरिक्त राशि जो क्रय मूल्य पर आंकित किया जाता है और ग्राहकों से वसूल किया जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, लाभ। अब लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस कर देंगे क्रय मूल्य को, यानी SP - CP, सोल्ड प्राइस जो हमने खरीदा, और SP यानी सेलिंग प्राइस जो आप बेचोगे, और CP यानी कॉस्ट प्राइस जो आपने खरीदा। तो आपने जो बेचा है उसमें से माइनस कर दो आपने जो चीज खरीदी है उसको, तो आपका प्रॉफिट जो है वो निकल के आ जाएगा। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण से चीज और क्लियर हो जाएगी। पेपर में भी आपको एग्जाम्पल्स भर भर के लिखने हैं, मैं पहले से ही बता रही हूँ। जैसे उदाहरण हो गया कि रिया ने मशीन 10,000 में खरीदी, तो ये इसका CP हो गया, और हरी को 12,000 में बेच दी, तो ये SP हो गया।
अब प्रॉफिट निकालना है तो एसपी माइनस सीपी, 12,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो 2,000 क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखिए अगला जो है हमारा, यहाँ पे हानि भी हो सकती है। अभी हमने लाभ की बात की थी, अब हानि की बात करेंगे। जब कोई व्यक्ति अपनी वस्तु को क्रय मूल्य अथवा खरीदे हुए मूल्य से कम में बेचे तो उसे हानि होती है। बिल्कुल यहाँ पे उल्टा कर देंगे, सीपी माइनस एसपी। आपने खरीदा तो महंगा पर बेचा सस्ता, तो उदाहरण क्या होगा कि नेहा ने मेले से एक किताब 200 में खरीदी और उसे अपनी दोस्त प्रीति को 150 में ही बेच दी, यानी हानि हुई। तो कितनी हानि हुई, तो हम सीपी माइनस एसपी कर देंगे। 200 और खरीदा और 150 में बेचा तो 50 रुपए की हानि हो गई। अब देखिए लाभ व हानि प्रतिशत की बात की जाए तो प्रतिशत हम ऊपर ही दे चुके हैं कि वो 100वां हिस्सा होता है, या 100 से हम जो है उसको निकालते हैं। तो यहाँ पर लाभ का अगर प्रतिशत निकालना हो तो कुछ नहीं करना हमें, जो कुल लाभ आपको हुआ है, जैसा कि हमने अभी पहले वाले उदाहरण में निकाला था लाभ, और क्रय मूल्य बटे करके गुना में 100 कर देंगे। तो हमें अभी पिछले जो मैंने लाभ का उदाहरण बताया वहां पर 2,000 का लाभ हुआ था, तो 2,000 बटे क्रय मूल्य सीपी क्या था 10,000, गुना 100 कर देंगे तो 20% जो है वहां पर लाभ हुआ था, अगर हमें प्रतिशत में बताना हो तो। हानि की प्रतिशत, जैसे अभी प्रीति वाला ऊपर एग्जाम्पल लिया हमने, तो ऊपर क्या कर देंगे, कुल हानि जितनी भी हानि हुई है बटे में क्रय मूल्य वही सीपी और गुने में 100। ठीक है, तो कुल हानि अभी हमने ऊपर देखा 50 रुपए का हुआ था उसको, रिया को, क्योंकि उसने किताब 200 की खरीदी और 150 में बेची। तो 50 बटे तो सीपी कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस 200 और फिर गुने में 100। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25% उसको हानि हुआ। ठीक है, चलो ये प्रतिशत में बता दिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्याज और बट्टा, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। तो बट्टा क्या होता है, देखिए बट्टे से तात्पर्य किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर की जाने वाली कटौती या फिर कमी है जिससे ग्राहकों को लुभाया जाता है। हम कहते हैं इतनी की चीज है बट इससे कम में मिल रही है, जैसे साड़ियों में 10% अब बट्टा हो गया, डिस्काउंट बोलते हैं इसको, और जूतों पर 40% डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट वर्ड तो सुना ही होगा। उदाहरण के लिए एक 15,000 का टीवी दिवाली पर 20% बट्टे यानी डिस्काउंट पर 12,000 में बेचा जा रहा है। यहाँ 20% बट्टा 3,000 है, जो कि रुपए 15,000 पर दिया जा रहा है। तो डिस्काउंट कैसे निकाला इन्होंने, 15,000 की टीवी थी, डिस्काउंट दिया 20%, तो 15,000 का 20% जो होगा वो निकाला जाएगा, और फिर कितना आया था वो 12,000, तो उसको क्या कर देंगे माइनस, तो 3,000 रुपए का यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिला है। अगला है ब्याज यानी इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट से तात्पर्य वह अतिरिक्त राशि है जो मूलधन पर परिचालित की जाती है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया जाता है मूलधन पर तथा एक समय के पश्चात मूलधन के साथ ही लौटाई जाती है। उदाहरण देखिए, रीना ने 10,000 रुपए लिए अपने भाई से उधार और इसे एक समय के बाद उसने 2,000 रुपए के साथ लौटा दिए, मतलब 10,000 प्लस 2,000 दोनों मिला के लौटाए। तो यहाँ मूलधन तो 10,000 था तथा ब्याज 2,000 रुपए हुआ इंटरेस्ट। तो ब्याज जो है वो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा उसने दिए। एक होता है मिश्र धन, तो वह अंतिम राशि जो ऋणदाता को ब्याज के साथ लौटाई जाती है वो मिश्र धन होता है। यह मूलधन तथा ब्याज धन के योग द्वारा निकाला जाता है। इसे सामान्यतः ए यानी अमाउंट से प्रदर्शित किया जाता है। मिश्र धन क्या होगा, जो मूलधन आपने लिया प्लस जो ब्याज है दोनों को मिला के जो आप रिटर्न कर रहे हैं वो। आगे देखिए उदाहरण इसका देख लेते हैं मिश्र धन का, कि यहाँ पे क्या होता है, राधा मान लीजिए 20,000 रुपए रिया से उधार लेती है तथा 10% ब्याज के साथ उसे 22,000 रुपए लौटा देती है 1 साल बाद। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट हुआ P प्लस आई, जो भी इंटरेस्ट हुआ उसके साथ में, तो 20,000 जमे क्या हो जाएगा 20,000 का 10%, तो 10% कितना हुआ 2,000, तो 20,000 और 2,000 टोटल 22,000 जो हुआ यहाँ पर मिश्र धन निकल कर आ गया। अगला जो टॉपिक है हमारा सांख्यिकी, दैनिक जीवन में उपयोग। तो स्टैटिस्टिक्स और दैनिक जीवन में क्या उपयोग है बेसिकली ये हम यहाँ पर समझेंगे, पर उससे पहले देख लेते हैं सांख्यिकी क्या है। नथिंग, मतलब कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। ये आंकड़ों का ही विज्ञान है। जितने भी अंक है ना हमारे, उन सबको हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो ये क्या है, आंकड़ों का विज्ञान नामक विषय अपने मूल संख्यात्मक तथ्यों, इसमें सारे संख्या वाले तथ्य आएंगे, और आंकड़ों को सुव्यवस्थित अध्ययन से अपना संबंध रखता है। यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो देखते हैं, सेलिगमैन ने कहा कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो संकलन की विधियों, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण तथा प्रेक्षणों से संबंधित है, जो किसी समस्या पर प्रकाश डालने हेतु प्रयोग में लाई जाती हैं। डाटा से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो यहाँ पर आएंगी।
एल बाउले के अनुसार क्या है कि ये गणना का विज्ञान है, औसत का विज्ञान है और सामाजिक प्राणियों की क्रियाओं के मापन का भी ये विज्ञान है, नापने की जो चीजें हैं। अब इसका दैनिक उपयोग क्या है? दैनिक जीवन में नीति नियोजन करने में, प्लानिंग करने में आपको डाटा और नंबर्स की जरूरत पड़ती है। व्यवहारिक व सामाजिक विज्ञान में पड़ती है। आकाशवाणी, जैसे मौसम की भविष्यवाणी आकाशवाणी की जाती है, उसमें हमें डाटा चाहिए होता है। शिक्षा में हमें डाटा की जरूरत होती है। वाणिज्य में जैसे लाभ हानि, बिक्री, कितनी चीजें, इन सब में हमें जो है नंबर्स की जरूरत है। उद्योग, अगर आप फैक्ट्री वगैरह करते हैं तो वहां पर भी जरूरत पड़ती है। अगला टॉपिक है हमारा संकलन, वर्गीकरण व आंकड़ों का सारणीकरण तथा रेखा चित्र। यानी कि हमें क्या क्या करना होगा? डाटा का कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ द डाटा। उसके बाद ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, जिसमें एक्सिस और बार डायग्राम्स वगैरह आएंगे। तो सबसे पहले कलेक्शन की बात की जाए, संकलन की, तो आंकड़े एकत्रित करना ही क्या होता है? संकलन। ये 3 तरीके से हो सकता है, प्राथमिक स्रोत, द्वितीय और तृतीय, या फिर आंतरिक रिकॉर्ड भी बोलते हैं इसको। तो प्राथमिक स्रोत जो होंगे प्रत्यक्ष व मौलिक, डायरेक्ट हम जाकर किसी से डाटा लें, पूछे उनसे किसी भी चीज इंफॉर्मेशन ले संख्या के रूप में, तो वो प्राथमिक स्रोत होगा। द्वितीय स्रोत में हम अन्य व्यक्ति या संस्था से लिए गए डाटा को ले सकते हैं। और आंतरिक रिकॉर्ड होता है किसी भी फर्म द्वारा, या स्कूल का रिकॉर्ड हम स्कूल से ले लें, बच्चों से ना पूछें, तो ये आपका आंतरिक रिकॉर्ड हो जाएगा। कलेक्शन के बाद आता है हमारा क्लासिफिकेशन डाटा का, कि हमने अब डाटा तो ले लिया, अब इसको क्लासिफिकेशन करना है, वर्गीकृत करना है। संग्रहित आंकड़े अव्यवस्थित होते हैं तथा उनको विश्लेषण एवं निर्वचन कठिन होता है, इसलिए इसे व्यवस्थित करा जाता है। इसे आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो? 3 तरीके से। एक तो भौगोलिक वर्गीकरण, जो भूगोल के आधार पर होगा, उसका मान लीजिए जगह के हिसाब से हम उसको वर्गीकृत कर दे, इस एरिया के इतने, इस एरिया के इतने। समयानुसार वर्गीकरण कर सकते हैं, 2001 में इतने मेल थे, 2002 में इतने, 3 में इतने, इस तरीके से। और गुणात्मक वर्गीकरण लिंग, आयु, व्यवसाय आदि के आधार पर आप कर सकते हैं वर्गीकरण। नेक्स्ट है सारणीकरण यानी टेबुलेशन, इसका टेबल बनाना। संख्यात्मक तथ्यों को विभिन्न कॉलमों और पंक्ति में व्यवस्थित करना ही सारणीकरण होता है। यह सांख्यिकी सारणी आंकड़ों और कॉलम व पंक्तियों में व्यवस्थित संगणना है तरीके से। तो जो भी हमारे पास डाटा है उसको हम क्या करेंगे? टेबल के फॉर्म में लेकर आएंगे। इस टेबल में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? शीर्षक, शीर्षक टिप्पणी, पंक्ति शीर्षक, उप शीर्षक, क्षेत्र हो सकता है, टिप्पणी नोट, ये सारी चीजें हो सकती हैं। मैंने यहाँ पर एक टेबुलेशन का छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये वाला टेबल बनाकर। जैसे ये पंक्ति शीर्षक है, तो ऊपर हमने शीर्षक दिए हैं खाद्यान्न उत्पादन, कुल प्रतिशत जो भी हुआ है। पंक्तियां जो है चावल गेहूं की, चावल का उत्पादन 100 हुआ, प्रतिशत कितना 10, गेहूं का 200 हुआ, प्रतिशत कितना हुआ 20%। जोड़ हमने टोटल कर लिया। टिप्पणी नोट हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चावल में सभी प्रकार के चावल शामिल हैं। ये जो चावल हमने नंबर 1 पे डाला है, इसमें सारे चावल मिक्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टेबुलेशन किया जाता है। नेक्स्ट है रेखा प्रदर्शन। तो आप ये कई तरीकों से कर सकते हैं। ग्राफ पारस्परिक क्या होता है? लंबवत 2 रेखाओं एक्स और वाई द्वारा बनाया जाता है, जिस पर कुछ मानों को अंकित किया जाता है। इसके अंदर दंडारेख, स्तंभाकृति, रेखीय ग्राफ, पाई चार्ट, पिक्टोग्राफ, कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, एक तो दंडारेख का और एक पाई चार्ट का। तो दंडारेख कुछ इस तरीके से होता है, आपने देखा है, बनाया भी होगा। जो भी होगा, 2 चीजें आपके पास डाटा होंगी, वो आप यहाँ पर और यहाँ पर फिल करेंगे। एक होता है पाई चार्ट, जो कि ऐसे वृत्त की शेप में होता है। इसमें क्या करते हैं हम कि आंकड़ों का 360 के कोणों में बांट कर जो है वृत्त को हम तैयार कर देते हैं। जैसे रमेश को अगर 40% वहां, सुरेश F 25, नरेश ए 35। तो ये जो परसेंटेज वाली चीजें होती है, हम इसको पाई चार्ट पे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रारंभिक सांख्यिकी तकनीक व आंकड़ों की व्याख्या। कि शुरुआत में बच्चों को हम कैसे स्टैटिस्टिक्स, आंकड़े, जोड़ घटाना, ये सारी चीजों को हम कैसे बता सकते हैं, नंबर से हम कैसे अवगत करा सकते हैं। तो यहाँ पे 3 तरीके होते हैं हमारे, मध्यमान, माध्य और बहुलक। मीन, मोड, मीडियन आपने भी पढ़ा होगा अपनी 7th क्लास में या 8 में। सबसे पहले हम मध्यमान या माध्य भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में मीन कहते हैं। देख लेते हैं क्या होता है। यह एक तरह का साधारण औसत है जिसे अंकगणित में शामिल किया जाता है। इसे गणितीय मान या फिर अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। इसे निकालने के लिए क्या होगा? प्रेक्षणों को जोड़कर, मतलब जितने भी हमें नंबर दिए हुए हैं उनको जोड़कर उसकी कुल संख्या n हम मान लेते हैं, से भाग दे देंगे। तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा? m यानी माध्य इक्वल्स टू प्रेक्षणों अयोग्य बटे प्रेक्षणों की संख्या। m इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, जितने भी हमारे प्रेक्षण है बटे में उनकी संख्या। तो ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। उदाहरण देख लीजिए,
नीचे 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का माप दे रखा है, इनका माध्य ज्ञात कीजिए। ये उदाहरण है। तो 150, 52 ये सारे जो हैं 10 बच्चों के आपको सेंटीमीटर में क्या दिए गए हैं, ऊंचाइयां दी रही हैं। अब इसका माध्य निकालना है तो आप क्या करेंगे, प्रेक्षणों का योग्य यानी ये जितने भी टोटल है इन सबको जोड़कर बटे में इनकी संख्या कितनी है वो निकालेंगे। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपका कुछ ये टर्म आएगी और इसको सॉल्व करने के बाद 155.5 सेंटीमीटर जो इसका माध्य निकल के आएगा। नेक्स्ट होता है माध्य यानी मीडियन। ये माध्य जो होता है प्रेक्षणों के बीच में या फिर मध्य में आने वाला मान होता है। ये प्रेक्षणों के आवंटन को बराबर भागों में बांटेगा, जहां पर माध्य हो गया उसके दोनों साइड बराबर चीजें होंगी। इसे निकालने के लिए आवंटनों को पहले आरोही क्रम में लगाया जाता है। यदि प्रेक्षणों की संख्या विषम है तो क्या फॉर्मूला है, n+1/2 पद। जो हमारा आएगा नंबर वो नंबर नहीं है हमारा मीडियन, वो उस नंबर का पद होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लीजिए, निम्न अमाध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे नंबर्स दे रहे हैं, इसे हम पहले आरोही क्रम में लगाएंगे। ये n जो है हमारा यहाँ पे 7 यानी विषम है, तो फॉर्मूला हम यही वाला लगाएंगे। तो n+1/2 7+1/2 8/2 हो गया। देन कट ए चौथा पद, तो यहाँ पे जो फोर्थ नंबर पे होगा 1 2 3 4 यानी 7 जो है इसका वो माध्यक है। लेकिन यदि प्रेक्षणों की संख्या सम हो तब क्या करेंगे माध्यक के लिए, तब एक नया फॉर्मूला इजाद हो जाता है। यहाँ पे n/2 मतलब 8 n/2 एक्स्ट्रा हो जाएगा और बाकी चीजें वही रहेंगी। तो उदाहरण के लिए देख लीजिए, यहाँ पे मैं दे रही हूँ नंबर जिसे आरोही क्रम में लगा लिया। अब यहाँ पे n6 है यानी सम संख्या है, तो अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। n की जगह पे हमें क्या लेना है, वो नंबर लेना है। तो यहाँ पर n जो हो जाएगा हमारा 3/2 प्लस, पहले तो देखिए 6/2 आएगा प्लस क्या जाएगा 6/2 प्लस 1। टोटल n हमारा 6 है ना, इसलिए अब इसको हम काटेंगे तो 3 आएगा, फिर इसको काटेंगे तो 3 + 1 यानी फोर्थ पद, थर्ड और फोर्थ पद बटे 2। तो थर्ड और फोर्थ नंबर पे कौन सा है हमारा 6 और 7, इन्हें प्लस कर देंगे /2, फिर इसको काटेंगे तो 6.5 जो हमारा माध्य निकल के आएगा। अगला जो है हमारा वो है बहुलक यानी मोड। ये सबसे इजी होता है। प्रेक्षणों में सबसे अधिक प्रचलित संख्या या सबसे अधिक बार आने वाली संख्या बहुलक कहलाती है। तो बहुलक बराबर में अधिक प्रकट होने वाली संख्या, ये तो देखकर ही बता देंगे। उदाहरण के लिए नीचे देख लीजिए, कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इसमें 8 जो है वो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 8 इसका क्या है, बहुलक है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आपका समय सारणीकरण और रेलवे समय सारणीकरण के सारणी के सहित। मतलब आपको टेबल टेबलिंग इंक्लूडिंग रेलवे टाइम टेबल पढ़ना है कि टाइम टेबल होता क्या है, और फिर हमें बेसिकली जो है रेलवे वाला टाइम टेबल जो है यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना है। तो देखिए, समय सारणी से तात्पर्य है हमारी योजनाओं और क्रियाकलापों को समय में बांटकर तालिकाबद्ध रूप में व्यवस्थित करना, ताकि हर कार्य को करने या होने का समय सभी को ज्ञात हो तथा सभी कार्य समयानुसार हो। आप क्या करेंगे, टाइम टेबल बनाते हैं जब, तो टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीजें बांट देते हैं, इस सारा काम जो है वो टाइम पे और सबके अकॉर्डिंग हो। यहाँ पे डेफिनेशन दी रही है, एस थॉमस ई कहते हैं कि समय सारणी से तात्पर्य पूर्व निर्धारित व नियोजित समय से, मतलब पहले से निर्धारित कर लेते हैं, जो किसी भी कार्य को करने के समय के अनुसार सारणी के रूप में व्यवस्थित। अब इसको लिखेंगे तो नहीं ना 10 बार, तो हम टेबल बना लेते हैं, कॉलम्स बना कर लेते हैं। आपने भी कभी अपना खुद का टाइम टेबल बनाया होगा स्टडी वगैरह का, तो आप समझ पा रहे होंगे। उदाहरण देख लीजिए, विद्यालय में सभी कार्य सुचारू रूप से चलाने हेतु भी समय सारणी तैयार की जाती है। टाइम टेबल लगा होता है डेली, किस पीरियड में कौन टीचर आएगा, कितनी देर का पीरियड होगा, असेंबली कितने देर की होगी, छुट्टी कितने बजे, रिसेस कितने देर की। तो इससे क्या होता है, सारी चीजें अच्छे से चल पाती हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने दिखाया है एक, ये बुक से मैंने फोटो ली है, ये अलीपुर द्वार मुरकोंग सैले मार्ग का रेलवे का टाइम टेबल है। क्योंकि आपके सिलेबस में रेलवे टाइम टेबल दिया है तो क्वेश्चन भी आएगा ही आएगा, एकदम डिफरेंट है ये। तो आपको सिर्फ कोई स्कूल का टाइम टेबल नहीं पढ़ना, अपना नहीं पढ़ना, सिर्फ रेलवे का टाइम टेबल जो है वो पढ़ के जाना है। तो ऐसे में क्या होगा कि ये आप देखिए, ये एक अलीपुर द्वार मुरकोंग सैले मार्ग का टाइम टेबल दिया गया है, इसे ध्यान से ऑब्जर्व कर लें। सारे मतलब कॉलम्स कैसे बने हुए हैं, आपको पेपर में उदाहरण में ये बनाना होगा। तो यहाँ पे स्टेशन के नाम दिए गए हैं और ट्रेन के भी नाम दिए गए हैं, और कितने किलोमीटर पे कौन सा आएगा, ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं इसके कॉलम्स में। तो इसे देख लीजिए। और अब देखिए, सारणी के प्रकार होते।
अब देखिए, जो समय सारणी होती है, टाइम टेबल, वो 2 टाइप्स की होती है। एक होता है संस्थागत समय सारणी और एक यात्रा समय सारणी। तो जो संस्थागत समय सारणी होती है उसके अंतर्गत हमारे विद्यालय, अस्पताल, डाकघर इत्यादि के टाइम टेबल्स आते हैं, जो किसी संस्था द्वारा बेसिकली बनाए जाते हैं ताकि संस्था का काम अच्छे से चल सके। लेकिन एक होता है यात्रा समय सारणी, जिसमें यात्रा से रिलेटेड जो होती है टाइम टेबल होता है, जैसे रेलगाड़ी, बस और हवाई जहाज। तो यहाँ पे आपका टॉपिक जो दिया गया है सिलेबस में वो है रेलगाड़ी का, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लें और बनाना सीखें कि कैसे बनेगी वो। उसके बाद क्या होता है कि रेलवे समय सारणी के बारे में कुछ बातें और हैं जो आपको जाननी जरूरी हैं। यह वह सूची है जिसमें गाड़ियों के प्रस्थान और आगमन का समय निश्चित होता है। जहां से गाड़ियां एक अंतराल में चलती हैं वो होता है समय सारणी बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है। उसके बाद एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचने में जो समय लगता है हम उसे रनिंग समय या फिर चालन समय कहते हैं। इससे क्या होता है कि गाड़ियां जो है वो चलती हैं और यात्रियों को भी सुलभता होती है। यात्री भी जान पाते हैं कि हम कितनी देर में कहाँ पहुंचेंगे, कब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे, ये सारी चीजें। अब जो उपरोक्त समय सारणी मैंने आपको दिखाई थी उसे दिखाकर आप बच्चों से, जो हमारे एलिमेंट्री या 8th तक के बच्चे होते हैं, उनसे हम कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि समय सारणी में कौन सा मार्ग दिखाया गया है, कहाँ से कहाँ तक का, और रंगिया से तेजपुर कितनी दूर है, 2 स्टेशन के नाम दिए हैं और उसके बीच के किलोमीटर्स निकालने हैं। मुरकौन से रंगिया यात्रा के लिए कितनी रेलें उपलब्ध हैं, उस तालिका में कई सारी ट्रेन दी गई थी। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग हम बच्चों से पूछ सकते हैं रेलवे टाइम टेबल से रिलेटेड। तो ये आपका यूनिट यहाँ पर खत्म होता है और आई होप कि आपको ये वाला यूनिट समझ में आया होगा। की वीडियो में हम करेंगे गणित सेक्शन का इकाई 4। ये सेकेंड ईयर की वीडियो है, मैं आपको बता दूं। इससे पहले इकाई 1, 2 और 3 हम कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे इकाई 4 जिसका नाम है स्थान एवं आकारों के प्रति ज्यामितीय दृष्टिकोण। ठीक है, इंग्लिश में ज्योमेट्रिक वेज ऑफ लुकिंग एट स्पेस एंड शेप्स। तो बेसिकली जो पूरा यूनिट है वो आपका आकार और जितने भी शेप्स होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर उनके ऊपर बेस्ड है ये वाला यूनिट। तो स्टार्ट करते हैं इसको शुरू से। जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं हम सीरीज वाइज वैसे ही पूरा यूनिट जो है वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो आता है रेखा गणित का, ज्योमेट्री का, और इसके अंदर क्या है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, कि इसका अर्थ क्या है और इसकी मीनिंग क्या है बेसिकली। तो क्या मीनिंग होती है ज्योमेट्री की, आपने बचपन से पढ़ा होगा। तो अगर लिखने की बात हो, अगर हमें लिखना पड़े तो हम क्या करेंगे कि जो ये रेखा गणित है वो एक तरह से गणित की वह शाखा है जहाँ पर देखिए है तो ये शाखा ही है ना, गणित की अगर जो रेखा गणित है, ज्योमेट्री है, वो मैथ की ही शाखा है या फिर एक कह सकते हैं एक अलग ही एक तरह से एक टाइप है या इसका पार्ट है हम कह सकते हैं बेसिकली। तो रेखा गणित क्या है, वह शाखा है जहाँ पर हमारा संबंध रेखाओं और उनकी बनी आकृतियों एवं उनके आकार प्रकार के बारे में अध्ययन करना होता है। तो मैथ के अंदर जब आप रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं या शेप्स आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं तो वो वहां पर बन जाती है ज्योमेट्री या फिर रेखा गणित। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम गणित की चित्र शाखा भी कह सकते हैं। ऑफ कोर्स मैथ में चित्र क्या होते हैं, शेप्स ही होते हैं, और शेप्स किससे बने होते हैं, रेखाओं से बने होंगे। मैथ में कोई तितली तो नहीं होगी, अगर तितली भी होगी तो वो बाय शेप्स या फिर रेखाओं से ही बनी हुई होगी। तो गणित की चित्र शाखा क्या है, कॉमन सा क्वेश्चन, रेखा गणित। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके अर्थ को देख लेते हैं कि ये जो ज्योमेट्री है ये यूनानी शब्द जियोमेट्रोन से मिलकर बना है, जिसके अंदर जियो का मतलब है भूमि और मेट्रोन का मतलब होता है मापना, अतः भूमि का माप। तो ये तरह से आप देख सकते हैं इसको। आगे देखिए कि ज्यामिति का जो पिता है वो किसको कहा गया है, तो ज्यामिति के जो पिता है वो यूक्लिड को कहा गया हुआ है। और अब हम बात करेंगे महत्व की। तो क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है ज्यामिति का, या फिर जो हमारा ये ज्योमेट्री है उसका मैथ्स में क्या इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जब ये क्वेश्चन आएगा तो साथ में ही आएगा। एक तो ये डिफाइन करने को बोलेंगे कि क्या है ये ज्योमेट्री, दूसरा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपको वहां पर ये बताना होगा। तो इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए तो ये मापन प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। मैथ के अंदर जब मापन कहा जाएगा ना, मेजरमेंट, तो वहां पे हमें ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी।
और क्या है, समानता, सुडौलता, अनुरूपता, समरूपता आदि की समझ जो है बच्चों में वो ज्योमेट्री से ही उत्पन्न होगी। गणित विषय की समझ में ये सहायक होता है, मैथ्स को समझने में ये इजी रहता है। और क्या है इसमें, विज्ञान, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, पेंटिंग और विभिन्न डिज़ाइन को बनाने में भी आवश्यक है। जितने भी आर्किटेक्चर होंगे आप देखेंगे तो उनमें भी ज्योमेट्री की शेप समझ जो है वो होती है। विभिन्न चित्रों एवं डिजाइनों के निर्माण में सहायक है। तर्क आधारित ज्ञान अर्जन करने का भी ये एक माध्यम है। तो ये सारी इसकी इंपॉर्टेंस हो गई और पहला टॉपिक खत्म हो गया। सेकंड जो आपका टॉपिक स्टार्ट होता है वो है सरल द्विमीय एवं त्रिविमीय आकृति। अब ये बहुत ही सरल हिंदी है, सरल तो क्या ही रहेंगे, काफ़ी डिफ़िकल्ट हिंदी है, लेकिन अगर इंग्लिश आप पढ़ेंगे तो सिंपल 2D एंड 3D शेप्स, ये आपने सुना होगा, 3D पेंटिंग सुनी होगी या फिर 3D कुछ तो सुना होगा ऐसा। तो ये मैथ्स इन द ज्योमेट्री में इसका क्या रोल है वो अब आप यहाँ पर देखेंगे। क्या होता है फिर द्विमीय जो आकृतियां हैं या फिर जो 2D आकृतियां हैं वो क्या होती हैं, इन आकारों की दो ही विमाएं होती हैं। जो भी आपकी 2D या फिर द्विमीय आकृतियां होंगी इसकी दो ही विमाएं आपको नजर आएंगी, लंबाई चौड़ाई या फिर चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। इन्हें पृष्ठीय तल पर खींचा जाता है। पृष्ठीय जैसे किसी पेपर पे खींच दिया, किसी भी समतल जगह पे खींच दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए ये त्रिभुज बना हुआ है, ये आयत और ये वृत्त, तो ये क्या है हमारी 2D शेप्स हैं, ठीक है, द्विमीय आकृतियां। वही बात करें त्रिविमीय आकृतियों की, 3D शेप्स की, तो क्या होता है कि ये आकार स्थान घेरती हैं। ये जो आकार हैं हमारी 3D शेप्स हैं, ये कोई ना कोई स्थान जो है वो घेरेंगी। इनकी 3 विमाएं होती हैं इसलिए 3D शेप्स कहा जाता है। ये ठोस आकार के कोने, उसके शीर्ष, उसके ढांचे के रेखाखंडों, उसके किनारे, कोर तथा उसके सपाट पृष्ठ, उसके फलक कहलाते हैं। तो ये जो 3D शेप्स होती हैं इनमें ये सारी बातें यहाँ पर इंक्लूड होंगी। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं जो ट्यूब होता है, घन, या फिर बेलन देख लीजिए या घनाभ, ये आप कह सकते हैं कि ये 3D शेप्स हैं, ये आकार घेरेंगी। और इनका क्या होगा, इनमें केवल ऊंचाई और ये ही नहीं होता, ऊंचाई लंबाई ही नहीं होती बल्कि आकार घेरती हैं, इनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। इसलिए आप देखते हैं कि वॉल्यूम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 3D शेप्स का ही निकाला जाता है जब हायर क्लासेस में बच्चे जाते हैं। तो वो यहाँ से आप समझ सकते हैं उन चीज़ों को। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सर्वांग समता और समरूपता, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। अगर आपने 10th भी मैथ पढ़ी है तो आपको कॉन्ग्रुएंसी का मतलब पता होगा, सिमिलैरिटी का मतलब भी पता होगा। नहीं भी मालूम तो अभी आप देख लीजिए क्योंकि आपके टॉपिक का ये हिस्सा है, सिलेबस में है तो पढ़ना ज़रूरी है। तो इन दोनों को समझने के लिए हम ऐसे कर लेते हैं जैसे इन दोनों के अंतर हम विभेद कर रहे हो, इस तरीके से दोनों ही चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग समता और सिमिलैरिटी यानी समरूपता, दोनों में क्या अंतर है ये देखने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंसी की। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, इसमें आकार और विस्तार, ध्यान से सुनिए, आकार यानी आकार भी सेम होना चाहिए और विस्तार भी सेम होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप नीचे ये दो दे लीजिए स्क्वायर्स बने हुए हैं। एक तो ये रहा ABCD और PQRS, ठीक है, ये दो स्क्वायर्स हैं, दोनों ही क्या हैं मतलब सेम आकार हैं। सबसे पहली बात, दोनों ही स्क्वायर हैं। दूसरा बात, इनकी विस्तार भी सेम है, ये भी 5-5 सेंटीमीटर से हैं और ये भी 5-5, तो ये दोनों क्या हुए ABCD सर्वांग सम हो गया PQRS का। तो याद रखना आकार और विस्तार दोनों सेम होना चाहिए, तभी दो जो शेप होंगी वो कॉन्ग्रुएंस होंगी। वही बात करें अगर सिमिलैरिटी की या फिर समरूपता की, तो यहाँ पे क्या होता है, केवल आकारों का ही समान होना आवश्यक है। विस्तार समान हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आकार समान होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी दो स्क्वायर हैं ABCD और PQRS, लेकिन जो विस्तार है वो यहाँ देखेंगे आप तो ABCD जो है उसमें 6-6 सेंटीमीटर का है और PQRS में 3-3 सेंटीमीटर का है। तो विस्तार तो दोनों का सेम नहीं है, लेकिन जो आकार है वो सेम है, इसलिए ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, समरूप हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाले ABCD और PQRS समान तो हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं है, लेकिन इधर वाला जो है वो हमारा सर्वांग सम है। आगे देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा स्थान परिवर्तन एवं ज्यामिति
यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ज्योमेट्रिकल शेप में किस तरीके से हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन का सीधा सा मतलब है चेंज, कैसे हम किसी भी शेप को चेंज करेंगे। तो क्या होता है, विभिन्न आकारों में परिवर्तन या रूपांतरण करना संभव है। बिल्कुल, हम किसी भी शेप को चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 3 तरीके हमारे पास, एक है घूर्णन, दूसरा परावर्तन, तीसरा है सरकना। तो घूर्णन क्या होता है, दक्षिणावर्त या वामावर्त, यानी कि हम क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं किसी चीज को या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, और इस तरीके से उस शेप में भी जो है वो चेंजेस आ जाएंगे। दूसरा होता है रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, जैसे कि दर्पण रेखा। आप किसी भी चीज को दर्पण के आगे ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, उसमें चेंज है। जैसे किसी अक्षर को आप देखेंगे तो वो दर्पण के बाहर कुछ और होगा और दर्पण के अंदर कुछ और होगा। इसी तरह शेप्स में भी होता है। तो इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी भी शेप को। और क्या होता है, सरकना। तो सरकने में क्या हो सकता है कि इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलेशन। जैसे एक्स अक्ष पर दाएं या बाएं खिसकना, या फिर वाई अक्ष पर ऊपर या नीचे। जैसे 2 अक्ष होते हैं, आपको पता है, एक्स और वाई। तो एक्स ये होता है और वाई ऐसे होता है। तो एक्स पे क्या हो सकता है, कोई भी वस्तु है वो दाएं या फिर बाएं खिसक सकती है, वाई पे ऊपर या नीचे। तो इस तरीके से इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। तो आपको ये तीनों पॉइंट जो है लिखने हैं जब भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात होगी ज्योमेट्रिकल शेप्स में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मापन एवं ज्यामितीय आकार, यानी कि मेजरमेंट एंड ज्योमेट्रिकल शेप्स। अब मेजरमेंट कैसे होगी, कैसे नापा जाए, मापन कैसे होगा। तो रेखाखंडों का मापन कैसे होगा भाई, इसके लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है रूलर यानी पैमाना, शुरू से फुट्टा या फिर स्केल यूज करते आए हैं हम ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाने के लिए, और डिवाइडर होता है। तो अब देख लेते हैं कि डिफरेंट चीजों को कैसे मापेंगे। तो यदि कोण का मापन करना हुआ, कोण, अगर एंगल नापना है तो क्या चीज यूज करते हैं हम, ज्यामितीय यंत्र होता है चंदा या फिर प्रोट्रैक्टर कहते हैं जिसको। अर्धवृत्त के आकार का होता है ये, ऐसा डी फुट्टा सुना होगा आपने, ये वही है। चतुर्भुज के मापन में आप क्या करेंगे, ज्यामितीय यंत्रों के प्रयोग द्वारा ज्यामितीय आकारों की रचना कर देंगे। सीधी सी बात है, स्केल लिया और आप नाप लेंगे उसको। ज्यामितीय, अब जो लास्ट टॉपिक है उसे ध्यान से देखें, ज्यामितीय आकारों, ज्यामितीय यंत्रों के प्रयोग द्वारा, ज्यामितीय यंत्रों के प्रयोग द्वारा ज्यामितीय आकारों की रचना। अब ज्यामितीय यंत्र क्या होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। ऊपर स्केल होता है, प्रोट्रैक्टर, कॉम्पास, जितनी भी हमारे ज्योमेट्री के अंदर जो ज्योमेट्री आपने खरीदी होगी कभी, जिसमें सारे मैथ्स के रूलर वगैरह आते हैं, तो वो सारे ही यंत्र होते हैं। अब उनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ज्यामितीय शेप्स को खींच सकते हैं। अब क्या क्या चीज़ें होंगी उसमें, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पैमाना, प्रकार हो गया, कंपास, डिवाइडर हो गया, और सेट स्क्वायर होता है उसके अंदर, चंदा हो गया, प्रोट्रैक्टर कहते हैं जिसको। तो ये सारे यंत्र होते हैं, इनकी सहायता से हम ज्योमेट्रिकल शेप्स को खींच सकते हैं। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा, अगर एग्जाम में आता है तो इसको एक्सप्लेन करेंगे और बता सकते हैं कि कौन से यंत्र से कौन सी शेप जो है वो बेटर तरीके से आप खींचेंगे या फिर नाप सकेंगे। तो बेसिकली ये पूरा ही यूनिट आपका शेप्स के ऊपर था, ज्योमेट्री के ऊपर था। तो ये यूनिट जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। बहुत ही जल्दी मैं यूनिट 5 लेकर आऊँगी, जिसके बाद जो है वो आपका मैथ का सिलेबस यहाँ पर सेकेंड ईयर का ख़त्म हो जाएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि अब कंटिन्यू वीडियोज़ आएँ और पूरा सेकेंड ईयर का सिलेबस हम यहाँ पर कवर करें। इस वीडियो में हम गणित शिक्षण मैथमेटिक्स एजुकेशन का यूनिट 5 पढ़ेंगे। इससे पहले हम यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप पहले उसको देख लें, उसके बाद ही यूनिट 5 देखें। और यूनिट 5 के बाद जो आपका मैथ का सिलेबस है वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर की भी सारी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। टोटल 10 सब्जेक्ट हैं जिनकी सारे यूनिट 5 तक मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जो आपका फर्स्ट ईयर जो है उसका। अभी ये सेकेंड ईयर का हम कवर कर रहे हैं, जिसमें मैथ का ये यूनिट 5 है, जिसका नाम है करिकुलम एंड मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, पाठ्यक्रम तथा गणितीय संप्रेषण। तो आप पहले से ही जानते हैं कि जो यूनिट का नाम होता है बेसिकली वो सार होता है पूरे यूनिट का। तो इस पूरे यूनिट में जो बात होगी वो मैथ के पाठ्यक्रम यानी करिकुलम के बारे में बात होगी, और किस तरीके से उसमें हम बच्चों को कम्युनिकेट करेंगे इस बारे में बात जो है यहाँ पर होगी। तो आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर जो पहला टॉपिक है आपका वो है प्रारंभिक स्तर पर गणितीय पाठ्यक्रम। प्रारंभिक स्तर यानी कि वही प्राइमरी तक की बात हो रही है। इसके अंदर आप क्या क्या करेंगे
नियोजन, विकास और संगठन, ये तीनों चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रारंभिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का नियोजन देख लेते हैं। नियोजन का मतलब क्या हुआ, एक तरह से यहाँ पर हम देखेंगे तो कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन इसका, है ना, कि कैसे हम तैयार करें मैथ का जो करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए प्रारंभिक स्तर पर। तो इस नियोजन में जो बातें ध्यान रखनी है वो ये है, पहली बात शिक्षण हेतु विषय एवं उप विषयों का चयन, कि जो पढ़ाना है उसके लिए पहले हम टॉपिक और सब टॉपिक दोनों ही डिसाइड कर लें। उसके बाद शिक्षण के लिए उप विषयों का सत्र अनुसार और साप्ताहिक वर्गीकरण, जो आपने मान लीजिए आपने कोई टॉपिक सोचा, अब वो टॉपिक एक दिन में कंप्लीट नहीं हो जाएगा, बड़ा टॉपिक है तो उसका जो है सब टॉपिक कर लीजिए और फिर उसको एक सत्र में या फिर एक सप्ताह में आपके कितने वहाँ पर पीरियड्स लग रहे हैं क्लास में, उस हिसाब से आप क्या करेंगे, इसको तैयार करेंगे। फिर आता है प्रकरण एवं उप प्रकरण से संबंधित गतिविधियाँ, जो भी आपने टॉपिक डिसाइड किया, अगर आप उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी कराना चाहते हैं तो फिर उसका भी डिसीजन लीजिए। फिर प्रकरण तथा उप प्रकरणों से संबंधित अन्य पाठ्यंतर क्रियाएं, वही एक्टिविटीज़, और अगर कोई और एक्टिविटी करानी है, कोई और क्रिया करानी है तो भी आप यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे इसके पाठ्यक्रम में। फिर आता है शिक्षण तकनीक, कि आप कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे पढ़ाते समय, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, लेक्चर देंगे, प्रैक्टिकल करवाएंगे। फिर शिक्षण सहायक सामग्री, आप चार्ट, मॉडल क्या यूज़ करेंगे। लास्ट में मूल्यांकन तकनीक, यानी कि आप बच्चों को इवेल्युएट कैसे करेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे या टेस्ट लेंगे। ये हुआ आपका पाठ्यक्रम के अंदर नियोजन। ठीक है, अब हम बात करेंगे पाठ्य रचना के नियम यानी प्रिंसिपल, किस बेस पर जो है, किस बेस पर, किस नियमों के आधार पर जो पाठ्यक्रम है मैथ का वो डिसाइड यहाँ पर होगा। तो सबसे पहली चीज होनी चाहिए बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। ऑफ कोर्स मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो यहाँ पर जो करिकुलम भी है वो भी चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हों, ये होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड बात, पाठ्यक्रम की प्रायोगिक उपयोगिता, मैथ का सिलेबस है तो उसमें प्रैक्टिकल्स भी मुख्य रूप से आने चाहिए। कठिनता का क्रम होना चाहिए, ये नहीं कि सबसे कठिन क्वेश्चन बच्चा पहले करे, पहले ही नहीं समझ में आया और इजी चीज़ें बाद में। तो एक क्रम होना चाहिए कि पहले बच्चा आसान चीज़ सीखे, फिर उससे रिलेट करके ही थोड़ा मुश्किल और इस तरीके से मुश्किल चीज़ें बच्चों को सिखानी है। फिर आता है पाठ्यक्रम में क्रियाशीलता को अपनाना, एक्टिविटीज़ को डालना। पाठ्यक्रम में मूल्यों का भी विकास होना चाहिए। करिकुलम सिर्फ ऐसा ना हो कि बच्चा मैथ के क्वेश्चन कर रहा है लेकिन उसके अंदर मैनर्स ना हो, उसमें कहीं ना कहीं मूल्यों का विकास भी बच्चों का साथ के साथ होते रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं गणित पाठ्यक्रम का विकास। अब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। हमने प्रिंसिपल देख लिया, नियोजन देख लिया, ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम देख लेते हैं इसका विकास यानी कि डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट जो होगा वो चरणों के अनुसार होगा, मतलब एक चरण पहले स्टेप वाइज होगा। दैट मीन मतलब सबसे पहले उद्देश्य निर्माण। जब आप पाठ्यक्रम तैयार करेंगे तो सबसे पहले आपके माइंड में वो होना चाहिए कि मोटिव क्या है इसको पढ़ाने का या फिर इस पाठ्यक्रम को लागू करने का, उद्देश्य क्या है, गोल्स क्या है, एम्स क्या है, ये सारे डिसाइड होने चाहिए। फर्स्ट थिंग हो गया। फिर सेकंड कि आप देखिए ये क्रम आप बदल नहीं सकते, ये लाइन से ही जाएगा। ठीक है, अब उद्देश्य निर्माण हो गया। नेक्स्ट पाठ्य वस्तु तथा प्रकरणों का चयन करेंगे और संगठन। आप जो चुनेंगे टॉपिक्स और उसको इकट्ठा करेंगे। समुचित अधिगम अनुभवों का सुझाव, आप एक्सपीरियंस जो व्यक्ति है उनसे एक्सपीरियंस लेंगे। मूल्यांकन की उचित विधियों और तकनीकों का सुझाव करेंगे और लास्ट में उचित मूल्यांकन करेंगे। चाहे आप एफए का टेस्ट लीजिए, चाहे आप ऐसे टेस्ट लीजिए, यूनिट टेस्ट लीजिए, आप किसी भी तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं। अब देखिए आगे है गणित पाठ्यक्रम का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। वैसे मैं पहले भी शुरू में पढ़ा चुकी हूँ लेकिन दोबारा मैं और भी टॉपिक्स इसमें डाल रही हूँ। आप क्योंकि क्वेश्चन हम कह नहीं सकते कि कितने मार्क्स का आएगा, तो आप उसको और ये जो पॉइंट्स हैं इसको भी नोट डाउन कर लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गणित पाठ्यक्रम का संगठन कैसे करें, ऑर्गेनाइजेशन कैसे करें। सबसे पहला तार्किक तथा मनोवैज्ञानिक क्रम का सिद्धांत वहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, किस सिद्धांतों पर ऑर्गेनाइजेशन होगा। फिर क्रिया सिद्धांत, वही एक्टिविटीज। कठिनता का सिद्धांत, वही पहले सरल होना चाहिए फिर मुश्किल होना चाहिए। फिर प्राकरणिक क्रम तथा प्राकरणिक अंश के क्रम का सिद्धांत, वही बात है, सीरीज से चलना है हमें। आयोजित तथा प्रासंगिक शिक्षण सिद्धांत, मतलब पहले से योजना बनानी है।
समवायता का सिद्धांत यानी कोरिलेट करके पढ़ाना है। व्यक्तिगत और सामूहिक जो शिक्षण का सिद्धांत है उसे भी लेकर चलना है। तो ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पर ये सारे सिद्धांत हमें फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली लास्ट ईयर के पेपर में मैंने ये क्वेश्चन देखा था, तो इस टॉपिक को यहाँ पर मैंने ऐड ऑन कर दिया है कि अच्छे पाठ्यक्रम के क्या मापदंड हैं। आप कब कहेंगे कि ये एक अच्छा पाठ्यक्रम है, उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट जो है गणित शिक्षण ए उद्देश्यों की प्राप्ति। आपने जो भी एम डिसाइड किए हैं, अगर पाठ्यक्रम उन एम्स को फॉलो करता है तो फिर एक अच्छा पाठ्यक्रम माना जाएगा। सेकंड है पाठ्यक्रम या प्रकरणों का चयन एवं संगठन। आप उनको बढ़िया तरीके से टॉपिक चुनेंगे और फिर उसको संगठन अरेंज एक तरीके से करेंगे कि बच्चा चीज़ों को समझे। नेक्स्ट है उचित अधिगम अनुभवों और परिस्थितियों का चयन। एक्सपीरियंस किस तरीके से बच्चों को दिलाना है किसी भी एक्टिविटीज़ से, किसी टॉपिक से रिलेटेड, ये चीज़ होनी चाहिए। और फिर मूल्यांकन तकनीक, हमें मूल्यांकन इवैल्यूएशन की भी ऐसी टेक्निक यूज़ करनी होगी जिससे कि हम जान पाएँ कि बच्चे ने कितना सीखा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चित्र, कविता, कहानी, पहेली आदि द्वारा गणितीय प्रत्ययों का प्रस्तुतिकरण, कि इन सब की मदद से आप किस तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं मैथ का कोई टॉपिक। तो हम सबको एक एक करके देखेंगे, चित्र भी, कविता भी, कहानी भी। मैं बार बार कहती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में आपको उदाहरण, एग्जाम्पल बहुत देने हैं, ज़रूर देने हैं। तो सबसे पहले चित्र की ही बात कर लें। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, आप देखिए। चित्रों की मदद से हम मैथ के टॉपिक कैसे क्लियर कर सकते हैं प्राइमरी लेवल तक। तो सबसे पहले देखिए आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हम चित्रों के माध्यम से समझा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक चित्र है, पहले छोटा सा सर्कल, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, देन बहुत बड़ा। तो ये आरोही क्रम यानी बढ़ रहे हैं, चित्र बड़ा होता जा रहा है। तो बच्चे इससे समझेंगे पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या। उसी तरीके से यहाँ पर उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर अवरोही क्रम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो चित्र द्वारा हो गया। अब हम देखेंगे कविताओं के द्वारा हम कैसे बच्चों को टॉपिक समझा सकते हैं। तो कविताओं के द्वारा ये त्रिविमीय आकारों से हम परिचित रह सकते हैं, जो 3D शेप्स होती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कविता की कुछ लाइन लिखी है, आपको पेपर में लिखनी है ये लाइंस, क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे वाले, और इसमें आपको लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल देना होगा। आप चाहें तो यही कविता याद कर लें या कहीं और से देखें, या फिर आप खुद भी बना सकते हैं। ये कविता है, मुझे प्रिय है जादू, जादू मेरा चलता घन से। अब घन यानी ट्यूब की बात हो रही है, तो बच्चे यहाँ पर 3D शेप सीखेंगे। मुझे प्रिय है पढ़ना, पढ़ने की पुस्तक है घनाभाकार। अब यहाँ पर ट्यूबोइड बच्चा समझेगा कि अच्छा किताब की जो शेप है वो ट्यूबोइड है। फिर मुझे प्रिय है लिखना, लिखने की कलम का है बेलनाकार। तो लिखने की जो कलम है उसका आकार क्या है, बेलन। तो इस तरीके से कविताओं के माध्यम से भी बच्चे मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट है उन्हें क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कहानी। अब मैंने यहाँ पर एक छोटी सी कहानी बनाई हुई है, आप इसको देखें। मानक इकाई के विचार से परिचय कराने, लेकिन मानक इकाइयाँ क्या होती है, यूनिट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, उसके लिए यहाँ पे एक कहानी दी रही है। लिखा हुआ है जादुई कपड़ा, कहानी का नाम है। एक समय की बात है, रवि नाम का लड़का रहता था। उसने अपने जन्मदिन के लिए नई कमीज सिलवाने का निर्णय लिया। वह दर्जी के पास पूछने गया कि कमीज के लिए कितना कपड़ा चाहिए। दर्जी ने माप कर कहा, 6 हाथ के बराबर कपड़ा चाहिए। रवि दुकान पर गया और 6 हाथ के बराबर कपड़ा ले आया। अगले दिन वह दर्जी को कपड़ा देने गया तो दर्जी ने कहा, यह तो 4 हाथ के बराबर है, बताओ यह कैसे हुआ। तो ये देखें आप कि ये एक कहानी है, बच्चे इसको पढ़ेंगे और लास्ट में क्वेश्चन है कि ये कैसे हुआ। कहानी के माध्यम से बच्चा सीखेगा कि दर्जी के जो 4 हाथ थे और रवि के जो 4 हाथ थे दोनों बराबर नहीं थे। तो इकाइयों को किस तरीके से नापा जाता है, जब 4 हाथ या 6 हाथ की बात हो रही है तो वहाँ पर ये बेटर होगा कि हम सेंटीमीटर्स नाप लें, क्योंकि वो तो चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से बच्चों के सामने हम मैथ के कॉन्सेप्ट ला सकते हैं। अब ये है अब देखिए ये कहानी, कविता, चित्र बता दिया मैंने, यहाँ पर पहेली नहीं बताई है क्योंकि इससे पहले की यूनिट्स में या फर्स्ट ईयर में भी मैंने बहुत सी पहेलियाँ करा रखी हैं जिसमें मैजिकल स्क्वायर भी आते हैं। बहुत सी पहेलियाँ आप बना सकते हैं जिससे बच्चे क्या है मैथ के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। अब देखिए उपरोक्त साधनों व तरीकों से प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता क्यों हम चित्रों को और कहानियों को यूज़ करें, क्यों चाहिए हमें। मैथ हम सिंपली क्यों नहीं डिलीवर कर सकते लेक्चर।
तो पहला, विद्यार्थी आसानी से समझते व सुनते हैं। जब हम चित्र दिखाते हैं, कहानी कविता सुनाते हैं तो बच्चे ध्यान से सुनते हैं। विद्यार्थियों को आनंद मिलता है, अधिगम के साथ मनोरंजन होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर दीर्घ समय तक प्रभाव रहता है, यानी लंबे टाइम तक याद रखते हैं। सभी विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब बोरिंग नहीं रहती मैथ। कुछ बच्चों को बोरिंग लगती है, तो इस तरीके से हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगला टॉपिक है गणित शिक्षण के अधिगम में प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका। कि जो पाठ्य पुस्तक होती हैं, किताबें जो मिली हुई हैं, नोटबुक्स, उनकी क्या ज़रूरत है, टेक्स्ट बुक जो है उनकी क्या ज़रूरत है। पहला, व्यवस्थित शिक्षण सामग्री। यहाँ पर सारा शिक्षण सामग्री व्यवस्थित रूप से मिल जाता है। जितना भी सिलेबस है आपको लाइन वाइज मिल जाएगा, चैप्टर 1, 2, 3, आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अनुभवों का संग्रह होता है, उसमें कुछ कहानी एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो एक्सपीरियंस से होते हैं, और वो किताब भी किसी एक्सपीरियंस पीपल द्वारा ही बनाई रही है। कक्षा कक्षा शिक्षण में सहायक होती है, सरल से कठिन की ओर लेकर जाती है। प्रश्नों, समस्याओं आदि की उसमें उपलब्धता होती है कि हम किसी चैप्टर को पढ़ के हमें ज़्यादा नहीं सोचना कि क्या क्वेश्चन बनाए, मतलब उसमें क्वेश्चंस भी दिए हुए होते हैं। चित्र, ग्राफ, आकृति भी दी होती हैं। उत्पत्ति और गतिविधियाँ भी, प्रूफ्स और एक्टिविटीज़ भी होती हैं। और रिवीजन के लिए वो किताब आपके पास हमेशा अवेलेबल है, तो बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ये भूमिका है पाठ्य पुस्तकों की। आगे देखते हैं पाठ योजना। इसका निर्माण पावर पॉइंट का प्रयोग करके पाठ योजना बनानी है। तो ये तो प्रैक्टिकल है, आपको पाठ योजना खुद ही बनानी पड़ेगी पावर पॉइंट का यूज़ करके। बाकी रही बात मैथ की, मैथ के लेसन प्लान कैसे बनाए जाते हैं, तो ये मैं जो लेसन प्लान वाला प्लेलिस्ट है वहाँ पर डाल दूंगी, मैथ के लेसन प्लान, आप वहाँ से देख लेना। फिलहाल यहाँ पर जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं वो देख लीजिए कि जो पाठ योजना है वो दो तीन तरीके से बनाई जाती है। एक होती है वार्षिक इकाई योजना और फिर दैनिक पाठ योजना। तो जो वार्षिक योजना वो पूरे साल की होती है, इकाई योजना संपूर्ण इकाई की होती है, पूरे यूनिट की, और दैनिक योजना होती है हर दिन जो हम लेसन डिलीवर करते हैं उसकी। तो बेसिकली ये जो डेली वाला पाठ योजना है हम वही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, अगर आपने पहले भी लेसन प्लान बनाया होगा, या हम इस चैनल पे भी एसएसटी और हिंदी के लेसन प्लान डले हुए हैं, तो आप वहाँ पर देखेंगे सबसे पहले परिचयात्मक विवरण, नाम, स्कूल, क्लास, ये सारी चीज़ें लिखनी होती है हमें ऊपर। फिर अनुदेशात्मक उद्देश्य होते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। फिर क्या होता है, शिक्षण अधिगम सामग्री आप क्या यूज़ कर रहे हैं, फिर पूर्व ज्ञान के क्वेश्चन, फिर प्रस्तावना, फिर उद्देश्य घोषणा, फिर प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन, फिर पुनरावृत्ति, मूल्यांकन, फिर लास्ट में होमवर्क। ये 10 चीज़ें मिलाकर आपका जो लेसन प्लान है वो बनता है। पेपर में आपसे लेसन प्लान बनाने के लिए भी बोल सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं कि इसके प्रारूप क्या है, तो आप ये 10 चीज़ों को एक्सप्लेन कर देंगे वहाँ पर और आपके प्रारूप तैयार हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला टॉपिक है गणितीय प्रयोगशाला, मैथमेटिकल लैब्स। साइंस लैब तो सुना होगा, मैथ्स लैब भी होते हैं। तो क्या है वो देख लीजिए। पहले गणित को अमूर्त माना जाता था पहले, अब इसके स्वरूप, सूरत एवं प्रस्तुति में बदलाव आ रहा है। विद्यालयों में प्रयोगशाला बनने से ही ऐसा हुआ है। लैब बनाए गए, उसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ज्योमेट्रिकल शेप्स से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें रखी गई। तब पता चला कि मैथ जो है कोई इमेजिनेशन नहीं है, ऐसी अमूर्त नहीं है कि जिसे हम सोच ही नहीं सकते, देख नहीं सकते या छू नहीं सकते, ऐसा नहीं है। प्रयोगशाला में विद्यार्थी गतिविधियाँ करते हैं, नई चीज़ों को खोजते हैं, स्वयं देखते हैं और करके सीखते हैं और स्वयं प्रत्ययों का निर्गमन करते हैं। अतः इसने गणित का स्वरूप मूर्त से क्रियात्मक में परिवर्तित कर दिया कि अब जो बच्चे वहाँ पर क्रिया कर सकते हैं मैथ के ऑब्जेक्ट से। आगे चलते हैं, गणितीय प्रयोगशाला की आवश्यकता, मैथमेटिकल लैब्स की ज़रूरत क्या है, आवश्यकता क्या है। गणित एवं अमूर्त रूप को नष्ट कर देती है, मतलब मूर्त बनाती है। मूर्त वस्तुओं द्वारा गणित सिखाती है, सूत्रों और प्रमेयों के सत्यापन का स्थान है। यह आगमन विधि और प्रयोगशाला विधि द्वारा गणित शिक्षण का उपयुक्त स्थान बनाती है। यह गणितीय कॉन्सेप्ट जो होते हैं, प्रत्यय और अनुप्रत्ययों को समझने का स्थान है। इसमें क्या होता है, विद्यार्थियों को रुचि जो है उत्पन्न होती है यहाँ पर आकर, और वैचारिक व तार्किक क्षमता में विकास होता है। सूत्रों का प्रयोग करना सीखते हैं, वास्तविक जीवन से मैथ को जोड़ पाते हैं और दीर्घकालिक अधिगम, प्रैक्टिकल्स करने से अगर लैब जाता है बच्चा और प्रैक्टिकल करता है तो लंबे टाइम तक जो है वो टॉपिक उसका क्लियर रहता है। आगे चलते हैं, गणितीय प्रयोगशाला के अंश, यानी क्या क्या चीज़ें होंगी वहाँ पर, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए।
एक तो कार्य करता है स्टाफिंग, वहाँ का स्टाफ होना चाहिए लैब में जो सारी चीज़ों को देगा, भौतिक सुविधाएं, फिजिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, सारे इक्विपमेंट होने चाहिए, निर्देशन सामग्री यानी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स भी होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अंश हैं गणितीय प्रयोगशाला की। आगे देखिए अगला टॉपिक है विद्यार्थियों, हाँ जी, विद्यार्थियों को उनके कार्य में अवलोकित त्रुटि या भ्रम का पृष्ठपोषण यानी फीडबैक कैसे दें। बच्चे जो गलतियां करते हैं पढ़ते हुए या सीखते हुए, तो हम फीडबैक कैसे देंगे वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि विद्यार्थियों द्वारा त्रुटि या फिर भ्रम के कारण क्या हैं, कारण यानी रीजंस क्या हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, प्रत्ययों के ज्ञान के अभाव में कारण त्रुटि, कि जब बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाता अपना तो उसको त्रुटि होती है। गलत प्रत्यय के प्रयोग के कारण, कई बार बच्चा गलत कॉन्सेप्ट सीख लेता है, अपने मन में बना लेता है, अच्छा ऐसे करके आंसर निकल जाएगा, जबकि वो तरीका गलत होता है। प्रत्यय के अभाव, अभ्यास में अभाव के कारण, हाँ जी, कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी टॉपिक है, उसका वो अभ्यास नहीं करता, प्रैक्टिस नहीं करता, तो भी उसको त्रुटि होगी या फिर दिक्कत होगी। गलत भावनाओं के कारण, मन में पहले ही गलत भावना होती है कि मैथ तो टफ सब्जेक्ट है, वो हमारे बस का है ही नहीं, तो ऐसा सोच लेते हैं। ध्यान के अभाव में कई बार ध्यान ही नहीं देते, इधर उधर भटक रहे होते हैं, तो ये सारे रीजन हैं इस कारण के। तो पृष्ठपोषण देने के लिए सावधानियां मीन्स की जब आप फीडबैक देंगे तो कौन कौन सी सावधानियां यहाँ पर अपनाएंगे। तो सबसे पहले तो शिक्षक का जो दृष्टिकोण वो सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टीचर का। गलत फहमी को छोटी गलती के रूप में प्रदर्शित करना चाहिए, ये नहीं कि हम बच्चे से कहिए तो बहुत बड़ी गलती हो गई, इस तरीके से नहीं बोलना। उपचारात्मक शिक्षण के अनुसरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करेंगे। पर्याप्त समय देंगे उनको और त्रुटि के कारण को दूर बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं त्रुटि के, और फिर साथ में उसका उपचार कैसे करना है वो भी यहाँ पर बताया है। तो ये देख लीजिए, आपको पेपर में भी जब ये पृष्ठपोषण वाला आएगा तो आप उदाहरण जरूर देंगे, उदाहरण से ही मार्क्स मिलते हैं डीएलएड में, खासकर मैथ में। आप चाहें तो फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ लेटेस्ट, हर क्वेश्चन में उदाहरण पूछा हुआ है, आप देखिए वहां जाके। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं, जैसे त्रुटि है कि 5 का स्क्वायर, ये देखिए 5 का स्क्वायर, बच्चे समझ लेते हैं कि ये 5 का स्क्वायर जो है ये 5 × 2 है, 5 × 2 = 10, हो गया आंसर, ये समझ लेते हैं। अब निदान क्या है कि विद्यार्थी घात के नियमों से अनभिज्ञ है, समझते नहीं है। अब पृष्ठपोषण या उपचार यानी फीडबैक क्या देगा टीचर, विद्यार्थियों को घात के नियम संबंधी ज्ञान देगा और अभ्यास करने के लिए प्रश्न देगा उनको, और फिर अभ्यास कराएगा कि ये जो 5 की घात 2 लगाई रही है ये 5 × 2 नहीं बल्कि 5 × 5 है, और ये बन गया 25, तो इसका आंसर 10 नहीं सॉरी 25 होगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये करेक्ट कर दिया, बता दिया। अब हम बच्चों को अभ्यास के लिए भी क्वेश्चन देंगे, तो हमने 3 की घात 2 दे दी, 4 की घात 2 दे दी। अब ये बच्चे होमवर्क में या फिर करके देखेंगे और बताएंगे, और इस तरीके से बच्चों की जो त्रुटि है वो समय के साथ खत्म हो जाएगी। तो ये था आपका यूनिट 5 मैथ का, और यहाँ पर सेकेंड ईयर का जो मैथ का सिलेबस है वो खत्म होता है। आई होप कि आपको ये यूनिट समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।